हेलो बच्चों। आई होप आप लोगों की तैयारी हो गई होगी पूरी। फिर भी मैं थोड़ा अपनी तरफ से, खासकर मेरे से एक आधे बच्चे ने आप में से कहा कि भाई सर थोड़ा डायग्राम इम्पोर्टेंटली बता दें और कुछ कुछ चीज़ें थोड़ा डिस्कस कर लें तो आप थोड़ा सा हमारे लिए आसानी होगी। तो मैं यहाँ पे बात करूँ, देखो आपका मैं सारे चैप्टर्स को एक बार थोड़ा सा बड़ा फास्टली आप लोगों को बता दूं क्या क्या जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें पढ़नी है। देखिए चैप्टर फर्स्ट है अपना, जो कि आपका लिविंग वर्ल्ड है एंड डाइवर्सिटी है इन लिविंग वर्ल्ड। तो आपको जनरली इसमें कुछ पहले टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए। जैसे डाइवर्सिटी की बात की जाती है, डाइवर्सिटी मतलब होता है द यू कैन से लिविंग स्पीसीज प्रेजेंट ऑन द अर्थ। बायोडाइवर्सिटी सिंपली हम उसे बोल देते हैं। लिविंग वर्ड है तो लिविंग के बारे में कैरेक्टर पूछते हैं, तो पहला अपने पास पॉइंट हमेशा ये रहता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग क्या चीज़ है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग में अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल ऊपर ही आपके सामने देखो दिखाई दे रहा है कि सर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग में क्या है। ग्रोथ होती है। ग्रोथ हम लोगों ने पढ़ा है कि भाई आपका ग्रोथ क्या चीज़ है। ग्रोथ आपका है कि भाई अगर पर्सन जो है उसकी अगर बात की जाए ग्रोथ की, तो ग्रोथ होता है उसका इंक्रीज इन साइज एंड नंबर। और ग्रोथ जो होती है लिविंग के केस में इरिवर्सिबल होती है, ठीक है। और जबकि नॉन लिविंग के और कंप्लीटली इंटरनल होती है। जबकि नॉन लिविंग के केस में क्या पढ़ा हमने, एक्सटर्नल होती है, डिपोजिशन ऑफ मैटर है और एक्सटर्नल होगी, और आपका जो है रिवर्सिबल भी होती है। तो ये बात है। रिप्रोडक्शन आई थिंक आपको पता है, नई जनरेशन को रिप्रोड्यूस करना। फिर मेटाबॉलिज्म, जनरली मेटाबॉलिज्म बोला जाता है जो भी हमारी बॉडी में चलने वाली सारी केमिकल रिएक्शन है। सिंपली मैं बात करूँ तो फिजियोलॉजी बोल रहे हैं आप, ठीक है। चाहे प्लांट फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी, हमने पूरी यूनिट है इसके अंदर। तो फिजियोलॉजी का मतलब है केमिकल रिएक्शन लाइक डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, सब। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, जो भी लिविंग है सारे सेल हैं। जैसे बैक्टीरिया से लेकर बड़े लिविंग ऑर्गेनिज्म तक सभी सेल हैं, ठीक है। चाहे आप प्रोक्रियोटिक सेल की बात करें बैक्टीरियाज की, चाहे किंगडम मोनरा की जिसके अंदर बैक्टीरियाज आते हैं, प्रोटिस्टा की, फंजाई की, आप चाहे बात करें इन केस ऑफ एनिमेलिया की या प्लांटी की, सभी सेल हैं या सेल के ग्रुप में, ठीक है। कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म लिविंग नहीं है प्रॉपरली जिसको आप सेल ना बोलें, जो सेल ना हो। जैसे वायरस का नाम लेंगे आप तो वायरस सेल नहीं होता पूरा, आपको पता हो नॉन लिविंग होता है, इसीलिए आउटसाइड द होस्ट। फिर है कॉन्शियसनेस, रिस्पॉन्स देना। भाई एनवायरनमेंट में जो भी एक्टिविटी हो रही है, एनवायरनमेंट के जो भी फैक्टर्स हैं उसके लिए रिस्पॉन्स देता है, उसे आप लिविंग बोलते हैं। तो इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, एक चीज़ इंपॉर्टेंट, क्योंकि ग्रोथ जो होता है आपका जो है नॉन लिविंग में भी बता दिया मैंने। रिप्रोडक्शन जो होता है, विदाउट रिप्रोडक्शन भी ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सकता है। जैसे ह्यूमन बींग कोई अगर रिप्रोड्यूस नहीं कर रहा तो लिविंग कहलाएगा, ऐसा नहीं कहलाएगा। तो यहाँ पर ये जो तीन है इनको बोलते हैं डिफाइनिंग फैक्टर्स ऑफ या डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ लिविंग। बाकी इन दोनों को नॉन डिफाइन, क्योंकि प्रॉपरली ये डिफाइन नहीं करते हैं इसके बेस पर ये मेटाबॉलिज्म, सेल ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्शियसनेस ये तो जरूर होगा। अगर जिसमें नहीं होगा वो डेड है, इनमें से कुछ भी अगर एब्सेंट रहा तो पहली चीज़ में ये पे। बाकी बायोडाइवर्सिटी मैंने बताया सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म कितना अमाउंट है, 1.7 मिलियन से 1.8 मिलियन अभी तक हम डिस्कवर कर चुके हैं बायोडाइवर्सिटी या लिविंग स्पीसीज़ को ऑन अर्थ। फिर उसके बाद देखो इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है इसमें। ये फुल फॉर्म्स हैं ICBN, ICZN। ये ऑर्गेनाइजेशन है जो आपके बोटेनिकल नेम को या जूलॉजिकल नेम को प्रोवाइड करते हैं, जिनके बेस पर साइंटिफिक नेम दिया जाता है। तो ये वाला है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, साइंटिफिक नेम देते हैं प्लांट्स को ये ऑर्गेनाइजेशन। ये ऐसे जूलॉजिकल एनिमल्स को साइंटिफिक नेम देते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी जनरली हम इंक्लूड करते हैं, क्या बोल देते हैं टेक्सोनॉमी, जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में क्या पढ़ते हैं, उसका एक आइडेंटिफिकेशन क्या है, उसका क्लासिफिकेशन और उसका नोमेनक्लेचर। जो ये तीनों पढ़ते हैं इसको हम टेक्सोनॉमी बोलते हैं। सारे प्रोसीजर क्लासिफिकेशन का टेक्सोनॉमी कहलाता है, ठीक है। और एक और चीज़ के अंदर आती है वो है सिस्टमैटिक्स। अगर आप उसमें टेक्सोनॉमी के साथ साथ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पढ़ने लग जाए तो उसको क्या कहलाता है, सिस्टमैटिक्स कहलाता है। बेसिकली ये आपके पास आता है। फिर इसके बाद नोमेनक्लेचर के रूल हैं वही कि भाई सब लैटिन में लिखा जाएगा। जीनस का पहला वर्ड कैपिटल होगा, बाकी स्मॉल होंगे। स्पीसीज के सारे वर्ड स्मॉल होंगे। उसके बाद प्रिंटेड होगा तो ये आपका है इटैलिक्स में होगा, लेकिन जब ये हैंड रिटन होगा तो अंडरलाइन होगा सेपरेटली जीनस स्पीसीज। तो यही सारा आपके पास जनरली देखने को मिलता है इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद आपका आता है इसके अंदर भाई बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, जो जनरली आपको पता है दिए गए थे कैरलस लिनियस
कि दो कंपोनेंट को बताया था इन्होंने बायोनॉमिनल नोमेनक्लेचर, एक जेनरिक नेम जिसको जीनस बोलते हैं, कि स्पीसीज स्पीसीज एपिथेट। बाकी सिस्टमैटिक्स की मैंने बात कर ली। और कैर्लस लिनियस ने एक किताब लिखी थी सिस्टमा नेचुरा, थोड़ा सा उसके बारे में ध्यान रखेंगे। ठीक है, बाकी ये पूरा पोर्शन अगर मैं बात करूँ इसके अंदर, तो ये अपने पास जो है टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी और हायरार्की पे आता है कभी कभी क्वेश्चन। तो टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी और हायरार्की क्या होता है, जरा हम इसको नेक्स्ट पेज पे समझ लेते हैं। देखिए, ये जो पूरा यहाँ से अरेंजमेंट है, सॉरी, जो पूरा यहाँ से अरेंजमेंट है, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, तो ये पूरा अरेंजमेंट अगर मैं बात करूँ तो इसको आप क्या बोल देते हैं, हायरार्की, टेक्सोनॉमिकल हायरार्की बोला जाता है पूरे को, पूरा हायरार्की है। ठीक है, पूरे को हायरार्की बोलते हैं, मीन्स आप जो पूरा है उसको हायरार्की बोलेंगे। हायरार्की मीन्स किस सीक्वेंस में क्लासिफिकेशन हो रही है, इसके एक एक स्टेप को, लाइक फाइलम, किंगडम, क्लास, ऑर्डर, दे ऑल कॉल्ड एज टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी। लाइक फाइलम एक कैटेगरी है, क्लास एक कैटेगरी, ऑर्डर पूरा मिला के क्या है, हायरार्की है। ठीक है, पूरा मिला के हायरार्की बोला जा रहा है। और इसके अंदर जो है इसी टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी को रैंक या टेक्सोन, टेक्सा के नाम से भी बुला लिया जाता है। ये बेसिकली थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। ये अगर मैं बात करूँ फर्स्ट चैप्टर में कुछ चीज़ इंपॉर्टेंट है। बाकी एक सबसे मेन चीज़ इसके अंदर फर्स्ट चैप्टर में ये भी ध्यान रखें कि जो ये 5 साइंटिफिक नेम हमारी एनसीईआरटी में लिखे हैं मैन का, ये इसकी पूरी क्लासिफिकेशन जरूर पढ़ के जाएँ। ठीक है, तो इसको ध्यान रख लेना। बाकी ये टॉपिक आपका है एड्स वाला, टेक्सोनॉमिकल एड्स कटा हुआ है। ओके, चलिए अगले वाले पे चलते हैं। ये आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है। भाई बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में अगर मैं थोड़ा सा आ जाऊँ तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में अपने पास सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि हमारे पास सबसे पहले आता है कि भाई इसके अंदर क्लासिफिकेशन सिस्टम देने वाले कौन, तो किंगडम कैर्लस लिनियस ने दिया था। इसके अलावा जो है आपका एरिस्टोटल ने भी दिया था स्टार्टिंग में, ट्री, श्रब्स, हर्ब्स वगैरह को, एनिमल को आरबीसी की बेस पर या आरबीसी हैं या नहीं उस बेस पर क्लासीफाई किया था। फिर कैर्लस लिनियस का एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, इसके क्लासिफिकेशन सिस्टम को आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बोला जाता है। फिर लास्ट में आ जाते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, आर एच विटेकर साहब ने दिया था। आर एच विटेकर साहब ने जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज किया था, अगर मैं उसकी बात करूं तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो एरिस्टोटल साहब ने प्रपोज किया, उसके अंदर आपके ये 5 किंगडम इंक्लूड किए जाते हैं। अब वो किस बेसिस पे किए गए थे वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। तो ये पूरी टेबल, सेल टाइप कैसा है, जैसे आपको पता है मोनरा प्रोकैरियोटिक है, बाकी सारे यूकैरियोटिक होते हैं। ठीक है, सेल वॉल आपको पता है मोनरा में नॉन सेलुलोसिक पॉलीसेकेराइड अमीनो एसिड की सेल वॉल होती है, इसमें किसी में होती है किसी में नहीं, अगर होगी तो सेलुलोज की होती है। इसमें आपका विदाउट सेलुलोज काइटिन की सेल वॉल है, इसमें सेलुलोज की, इसमें एनिमल में होती नहीं है। फिर न्यूक्लियस भाई प्रोक्रियोटिक है तो इसमें एब्सेंट होगा, बाकी सब में प्रेजेंट है, खत्म बात। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, सेलुलर है, प्रोटिस्टा और मोनरा सेलुलर होते हैं। एनिमल पूरा मल्टी सेलुलर होता है। प्लांट में कुछ एल्गी, ग्रीन एल्गी सेलुलर होते हैं, मतलब यूनिसेलुलर। फंजाई में सिर्फ यीस्ट यूनिसेलुलर, बाकी सब मल्टी सेलुलर। प्लांट में कुछ ग्रीन एल्गी यूनिसेलुलर, बाकी सब मल्टी सेलुलर होते हैं। फिर आपका मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो आपको बताया ऑटोट्रॉपिक भी होते हैं, कुछ हेटरोट्रॉपिक भी होते हैं। इसमें भी, इसमें सारे हेटरोट्रॉपिक हैं, एनिमल भी सारे हेटरोट्रॉपिक होते हैं, इसमें ऑटोट्रॉपिक होते हैं। ठीक है, थोड़ी सी बेसिक क्लासिफिकेशन आपको आइडिया होना चाहिए। ओके, देन उसके बाद इसके अंदर अगर मैं बात करूँ किंगडम मोनरा की थोड़ी सी, तो किंगडम मोनरा में हमें क्या पढ़ के जाना है। किंगडम मोनरा भाई एक तो ये आपके सामने ये बैक्टीरिया के शेप्स वगैरह हैं, कोकस राउंड शेप, बेसिलस रोड शेप, स्पायरुला स्पायरल शेप, और आपका विब्रियो। देखो इसके अंदर फ्लैजेला प्रेजेंट है, बाकी और किसी में नहीं दिख रहा फ्लैजेला, तो आपको ये शेप पता होनी चाहिए। बाकी इसके अंदर क्लासिफिकेशन है सीधे सीधे, तो वो भाई आपके पास क्लासिफिकेशन कैसी होगी, देखो हमारे पास किंगडम मोनरा में जो क्लासिफिकेशन है, एक आर्की बैक्टीरिया के यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया प्रिमिटिव बोले जाते हैं, यू बैक्टीरिया जो आपके जो आर्की से रिसेंट हो गए कहीं ना कहीं। तो हेलोफिल्स सॉल्ट वाले में, थर्मोसिटोफिल्स हॉट स्प्रिंग में, हॉट लावा भी लिखा रहता है, सल्फर हॉट स्ट्रीम लिखा रहता है। मिथानोजेंस भाई मार्शी एरिया में, दलदल इलाके में, गट ऑफ रूमिनेंट्स में मिथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं, ये सारा इनका फीचर है। कहीं ना कहीं आप इसको क्या बोल रहे हैं, ये आपके पास ये वाला होता है। यू बैक्टीरिया में इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, यू बैक्टीरिया में भाई सबसे इंपॉर्टेंट है आपका कि भाई इसके अंदर जो आपका आता है ब्लू ग्रीन एल्गी, या जिसको बोलते हैं आप साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, और इनके पास क्लोरोफिल ए होता है सिमिलर ग्रीन प्लांट्स की तरह। तो इनकी इंपॉर्टेंस यहाँ पे आपको मिलेगी कि भाई हमारे पास इसके अंदर इंपॉर्टेंट है कि भाई ये आपका
साइनोबैक्टीरिया का कंटेंट अगर आप कहें, साइनोबैक्टीरिया का कई बार स्ट्रक्चर वगैरह आपसे पूछ सकते हैं। तो भाई इनका स्ट्रक्चर, इनके बाहर सेल्स के ऊपर म्यूसिलेस कवरिंग होती है, एक कार्बोहाइड्रेट की लेयर। इनके सेल्स के अंदर हेट्रोसिस्ट होता है। अब मैं थोड़ा सा बता दूं, हेट्रोसिस्ट जो इनके सेल के अंदर होता है वही आपका ट्रैप करता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, और एक एंजाइम होता है उसको बोल देते हैं आप जनरली, अगर मैं बात करूं, जो है जो ब्रेक करता है किसको, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फाइनली कन्वर्ट करता है किसमें, अमोनिया, नाइट्रोजिनेज नाम का एंजाइम है, अमोनिया में कन्वर्ट करता है। तो इनके अंदर इंपॉर्टेंट यही चीज़ है। बाकी इसके अंदर एग्जाम्पल ये दो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एनावेना और नॉस्टोक। उसके अलावा ऑसिलिटोरिया भी होता है। तो इसका वैसे मेन पोर्शन क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी की बात की जा रही है। उसके अलावा आपका जो है इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट और क्या है, एक आता है आपके पास ये, दैट इज माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा पे कुछ गिना चुना क्वेश्चन आएगा। क्या क्वेश्चन आएगा, इकलौते बैक्टीरिया जो सेल वॉल नहीं होती जिनके पास, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है, इसका साइज पता होना चाहिए, एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है। इसको माइकोप्लाज्मा को माइकोबैक्टीरियम भी बोलते हैं, पीपीएलओ भी बोलते हैं, ठीक है। आगे चलें इसके अंदर। फिर आपका किंगडम प्रोटिस्टा में, किंगडम प्रोटिस्टा में अगर मैं बात करूँ क्या पढ़ के जाइए, सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है इसके अंदर आपका, सबसे इंपॉर्टेंटली जो बेसिक क्लासिफिकेशन वगैरह थोड़ा बहुत आप जानते हैं वो ठीक है। उसके अलावा इसके अंदर देखो आपके पास, अगर मैं बात करूँ इनके अंदर पहली जो फाइलम वगैरह है, तो क्राइसोफाइटा, डेस्माइड्स और डायटम्स, गोल्डन एल्गी, सेल वॉल सिलिका की होती है, डायटम्स ये सर्थ बोलते हैं इन्हें। उसके बाद ऑयल सिरप वगैरह में इसमें यूज़ होता है, सेल वॉल सिलिका की होती है, और डेस्माइड्स वगैरह गोल्डन एल्गी आते हैं इसमें। डायनोफ्लेजर्स, दो फ्लेजला होते हैं, दोनों इक्वल साइज़ के होते हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल होता है, एक आपका वर्टिकल होता है, सॉरी एक लॉन्गिट्यूडनल होता है, एक आपका हॉरिजॉन्टल होता है। इसके एग्जांपल गोनियोलेक्स, सिंपल क्या है, रेड टाइड्स, इंपॉर्टेंट इसमें ज़्यादा क्या आएगा, ये जो गोनियोलेक्स रेड टाइड शो करता है ये आपका आता है। फिर उसके बाद इसके अंदर यूग्लिनॉइड, यूग्लिनॉइड के साथ क्या फीचर है भाई, यूग्लिनॉइड का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि भाई इसके पास दोनों तरह के फीचर होते हैं, प्लांट की तरह भी बिहेव करता है, एनिमल की तरह भी, इसीलिए इसको दोनों की तरह कनेक्टिंग लिंक बोला जाता है। सनलाइट है तो फूड बना लेगा, नहीं है तो फूड नहीं बना पाएगा, एनिमल की तरह बिहेव करेगा। बाकी इसके ऊपर बाहर की एक लेयर होती है उसको पेलिकल लेयर बोलते हैं, और वो प्रोटीन की बनी होती है, इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, ध्यान रखिएगा इसको आप। उसके बाद आपका जो है इसके अंदर फिर स्लाइम मोड, स्लाइम मोड में ज़्यादा कुछ आता नहीं है इसके अंदर, बस ये पूछेगा अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होता है, तो इसके ऊपर फ्रूटिंग बॉडीज बनते हैं प्लाज्मोडियम के ऊपर, फेवरेबल कंडीशन में क्या होता है, स्पोरेंजिया बनते हैं, स्पोरेंजियम बनते हैं, ये ध्यान रख लेना। अनफेवरेबल कंडीशन में फ्रूटिंग बॉडी फॉर्म होते हैं, ध्यान रख लेना, और वो फट के बाहर निकलते हैं तो एयर करंट के थ्रू निकलते हैं, ठीक है। उसके बाद ये प्रोटोजोआ में, प्रोटोजोआ में इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोटोजोआ इसमें अगर आएगा तो इसमें अमीबॉइड शेप के होते हैं, अमीबा जैसे, अमीबा एग्जाम्पल हो गया, फ्लैजिलेटेड वाले आपके ट्रिप्नोसोमा वगैरह। फिर इसमें और भी हैं, सिलेटेड प्रोटोजोआ हो गए एक, सीलिया वाले। उसके बाद आपका स्पोरोजोआ जिसमें प्लाज्मोडियम वगैरह आते हैं, ये थोड़ा सा आइडिया आपको एक रखना है कि किस तरह से होते हैं, ठीक है। किंगडम फंजाई की अगर मैं बात करूं, इसके अंदर आपको इंपॉर्टेंट क्या ध्यान रखना है, किंगडम फंजाई के अंदर अगर आप चलेंगे तो किंगडम फंजाई का क्या कॉन्सेप्ट है पूरा पूरा भाई। पहली बात तो फंजाई जो होते हैं, अगर मैं थोड़ा सा याद दिलाऊं जो हमने पढ़ा था, कि मोस्टली ऑर्गेनिज्म के सेल डिप्लॉयड होते हैं, ठीक है, लेकिन फंजाई का जो मेन बॉडी होती है वो हैप्लॉयड होती है। तो मोस्टली जो ऑर्गेनिज्म में गेमेट बनता है वो मियोसिस के थ्रू बनता है और वो हैप्लॉयड बनता है, बट इनके अंदर जो गेमेट बनता है वो माइटोसिस के थ्रू बनता है, जो कि हैप्लॉयड बनेगा, क्योंकि एन से एन आ रहा है, यहाँ पे 2n से n आ रहा है, एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपका इसके अंदर पूछेगा, क्लासिफिकेशन पता होनी चाहिए सारी की सारी, ठीक है। आपका फाइकोमाइसिटीज है, एस्कोमाइसिटीज है, बेसिडियो है, ड्यूट्रोमाइसिटीज है, ये सारे एग्जाम्पल के साथ पता होना चाहिए। बाकी इसका तो बेसिक क्लासिफिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट क्या आता है भाई, इसके अंदर हाइफा क्या है, आपका माइसिलियम क्या है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जैसे इसके अंदर अगर आप बात करेंगे तो जैसे हम पढ़ते हैं हाइफा एक सिंगल थ्रेड को बोलते हैं, इसी के ग्रुप को माइसिलियम बोल देते हैं, ठीक है। ये आपका हाइफा माइसिलियम, हाइफा बड़ा होगा सेप्टेट जिसमें ऐसे ब्रांचिंग है, फिर एक आता है ए सेप्टेट जिसमें ब्रांचिंग नहीं है और उसके साथ सिनोसिटिक होता है। तो ये थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए उसके अंदर। बाकी जो फंजाई है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट आपसे जो पूछ लिया जाता है, कुछ कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जैसे देखो यहाँ पे इनके अंदर ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, ए प्लानोस्पोर जूस्पोर से, जूस्पोर मोटाइल होते हैं और ए प्लानोस्पोर नॉन मोटाइल होते हैं, ठीक है। माइसिलियम कैसे हैं ये पता होना चाहिए, ये थोड़ा सा आपको बेसिक बेसिक क्लासिफिकेशन इसके अंदर सबकी पता होनी चाहिए।
फिर देखो एग्जाम्पल थोड़ा राइजोपस, ब्रेडमोड, एल्बुगो, कैंडिडा होता है आपका। ठीक है, एस्कोमाइसिटीज में सैक फंजाई बोल रहे हैं, इसे पेनिसिलियम वगैरह एग्जाम्पल है। यूनिसेलुलर इसके अंदर एक होता है यीस्ट होता है। ठीक है, मैसिलियम इसमें ब्रांच और सेप्टेट होते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका जो है फिर इसके अंदर अगर आप जाओगे तो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन स्पोर जो होते हैं कोनिडिया बोलते हैं, सेक्शुअल स्पोर एस्कोकार्प और आपका एस्परगिलस वगैरह इसके अंदर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ। फिर ये बेसिडियोमाइसिटीज आपके सामने मशरूम बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। मैसिलियम ब्रांच सेप्टेट, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, ये आपका वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से होता है, थोड़ा आइडिया। ठीक है, इनमें ध्यान रखना ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इनमें एब्सेंट ही होता है, लगभग प्रेजेंट नहीं होता है। फिर यहाँ पे ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वही है, बेसिडिया, बेसिडियम, बेसिडियोकार्प, बेसिडियोस्पोर बनते हैं, एल्बू, एगेरिकस, स्टिलेगो। ठीक है, थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। इसके अंदर ज़्यादातर इंपॉर्टेंट क्या आता है, एक होता है पक्सीनिया जो कि रस्ट, और उस्टिलेगो स्मट, ये आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा इसके अंदर, थोड़ा सा आप इसको आइडिया रखिएगा। ड्यूट्रोमास्टिस इम्परफेक्ट फंजाई बोलते हैं, बाकी तीनों को परफेक्ट क्यों, क्योंकि भाई ड्यूट्रोमास्टिस जो होता है आपका इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है। देखो पहले स्टार्टिंग में ये क्वेश्चन है, सेक्सुअल फॉर्म एब्सेंट होती है, दैट्स वाई इम्परफेक्ट फंजाई, ये क्वेश्चन आपको बन सकता है। फिर ये आपका अगर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कभी ले लेंगे तो एस को एबिसोडियो में चले जाएंगे, सेप्टेड ब्रांच्ड होती है, पैरासिटिक वगैरह, ये आपसे एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, फिर इसमें प्लांट और एनिमल की बात अगर करेंगे तो उस पूरा आपका आएगा। फिर उसके बाद आपका इसमें सीधे आ जाता है वायरस के बारे में। तो वायरस को थोड़ा सा आप आइडिया अगर रखें तो वायरस में ज़्यादातर क्वेश्चन क्या आता है भाई, वायरस में ज़्यादातर क्वेश्चन आता है कि आपका भाई वायरस क्या है, पॉइजनस फ्लूइड बोलते हैं। डीजे आइवनो स्काई ने किया था, एमडब्ल्यू विजरनिक ने इसको पहली बार ऑब्जर्व किया था, इसको बताया था कॉन्टाजियम विविडम फ्लूइडम। ठीक है, स्टेनले ने इसको क्रिस्टलाइज किया था, थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए इसके बारे में। स्ट्रक्चर जो आपका प्रेजेंट होता है अगर किसी वायरस की अगर बात करते हैं तो स्ट्रक्चर कैसा होता है, स्ट्रक्चर सिंपल है सर, उसके पास एक जेनेटिक मटेरियल होता है और एक कैप्सिड या प्रोटीन की लेयर होती है जिसको कवर करती है। ऐसे ही वायरस का ही एक अनदर फॉर्म है जिसको हम लोग नाम बुलाते हैं, वी कॉल इट एज बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरियोफाज का थोड़ा सा स्ट्रक्चर वायरस के कंपैरिजन में अलग होता है। कैसे होता है, वो भी वायरस है बट क्या है, ये वो वायरस है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। जैसे तो आपका इसमें क्या होता है, इनके पास हेड होता है, इसी हेड में इनका जेनेटिक मटेरियल है, ये कैप्सिड की लेयर होती है। बाकी इसके अलावा कॉलर होता है, शीथ होता है, टेल फाइबर होता है जिससे वो अटैच करते हैं। ठीक है, फिर इसके अंदर एग्जाम्पल वगैरह हैं वो सारे। फिर एक आता है वायरॉइड। वायरॉइड जो होते हैं अगर उसकी बात करोगे आप, वायरॉइड क्या होते हैं, सिर्फ जैसे अगर वायरस की बात करोगे तो उसके अंदर क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है और एक प्रोटीन की लेयर है, कैप्सिड लेयर। वायरॉइड में सिर्फ एक सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। ठीक है, बस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है और कुछ नहीं होता उसके अंदर। फिर उसके बाद इसका आरएनए लो मोलिकुलर वेट, इसका आरएनए लो मोलिकुलर वेट होता है कंपेयर टू वायरस के आरएनए के। स्पिंडल ट्यूबर के डिजीज है, टीओ डाइनर ने पहली बार इसको डिस्कवर किया था। लाइकेंस सिम्बायोटिक रिलेशन होता है एल्गी और फंजाई के बीच, जो आपका इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन कभी कभी क्या बन जाता है कि भाई लाइकन के अंदर जो आपके पास अगर आप देख पा रहे हैं इसके अंदर, तो लाइकन के अंदर आपके पास क्या होता है, जो एल्गल कॉम्पोनेंट है उसे फाइकोबायंट, फंगल वाले को माइकोबायंट। एल्गी जो होता है क्या करता है, प्रोवाइड फूड टू फंजाई, ये लिखा हुआ है इस पे सेकंड स्टेप पे। फंजाई क्या करता है, शेल्टर और वाटर मिनरल एब्जॉर्ब करता है एल्गी के लिए। और लाइकन को पोल्यूशन इंडिकेटर बोलते हैं क्योंकि जहाँ भी SO2 का पोल्यूशन ज़्यादा होगा वहाँ से लाइकन एक्सटिंक्ट होना शुरू हो जाते हैं। थोड़ा सा लाइकन के बारे में आइडिया होना चाहिए। ठीक है, ये आपका सेकंड चैप्टर की अगर मैं बात करूँ वो वाला है। उसके बाद जो है आपका इसके अंदर आता है ये थर्ड चैप्टर प्लांट में। प्लांट में अगर थर्ड चैप्टर में आप जाएंगे, शुरू में तो ये क्लासिफिकेशन वगैरह के बारे में बोल रहे हैं। तो ये क्लासिफिकेशन में क्या है आपका, आर्टिफिशियल कौन सा है, तो मैंने देखो आपको स्टार्टिंग में फर्स्ट चैप्टर में बताया कि आपका आर्टिफिशियल सिस्टम जो है कैरलेस लिनियस साहब का है। ठीक है, आपका जो है उसके बाद नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन बाकी सबका बोला जाता है। उसके अंदर आपका फाइलोजेनिक बोलेगा तो फाइलोजेनिक में आपका एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप आता है। न्यूमेरिकल में नंबर की बात कर रहा है, सेल टैक्सोनॉमी सेल के बेस पे बात कर रहा है, कीमो में केमिकल के बेस पे बात कर रहा है। अच्छा एल्गी, जब आप एल्गी की बात करेंगे तो एल्गी में इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, कुछ कुछ पॉइंट अगर मैं बात करूं एल्गी में, ये सारा इम्पोर्टेंट यहीं आपके पास दिख रहा है एल्गी में। देखो एल्गी में क्या है,
क्लोरोफिल बियरिंग होते हैं, एक्वाटिक और बोथ होते हैं। यूनिसेलुलर क्लेमिडोमोनास कॉलोनियल, जो कॉलोनी में रहते हैं, वॉल्वोस फिलामेंटस, ये आपके सामने है। फिर टोटल CO2 को कौन एब्जॉर्ब कर लेता है? एल्गी, लगभग आधे से ज़्यादा लिखा हुआ है। ऑक्सीजन लेवल बढ़ाते हैं, ठीक है। यूज फूड की तरह, सरगेसम लमेनेरिया हो गया, जो अगार जिलेडियम ग्रेसिलेरिया, ये आपका रेड एल्गी या आइसक्रीम वगैरह जेली में यूज़ किया जाता है। एल्गिन, उसके बाद ब्राउन एल्गी में होता है, और आपका कैरागिन रेड एल्गी में होता है। कंपोनेंट्स होते हैं जिसको आप बोल देते हैं हाइड्रोकोलाइड्स, जो वाटर को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। क्लोरेला और स्पाइरुलिना प्रोटीन रिच सोर्स हैं, यूनिसेलुलर हैं, जो स्पेस ट्रैवलर यूज़ करते हैं। ये हो गया इंपॉर्टेंट। रिप्रोडक्शन, देखो ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन बहुत आता है, आप समझिए, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, मगर कर दूँ बहुत आया, ये चांस है कि 100% ये आ ही जाएगा। क्या है इसमें, देखो, जस्ट अ मिनट। देखो इसमें क्या है कि आपका रिप्रोडक्शन लिखा है एल्गी में, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एल्गी में हमेशा फ्रेगमेंटेशन से होती है, ध्यान रखेंगे ये बात। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एल्गी में अगर आप बात करेंगे, देखो जूस्पोर से होती है। उसके अलावा आपका जो है नॉन मोटाइल स्पोर, जिसे ए प्लानो स्पोर बोल देते हैं। जू स्पोर बताया था मैंने, मोटाइल होता है। तो ध्यान रखना कि ज़्यादातर वैसे जू स्पोर से ही होती है इनके अंदर। तो आपका जो है जू स्पोर क्लोरोफाइसिया में, आपका फेओफाइसिया में नॉन मोटाइल स्पोर, यहाँ की बात हो रही है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करोगे तो आइसोगेमी, एनाइसोगेमी, ऊगेमी होती है क्लोरोफाइसिया और फेओफाइसिया में। बट रोडोफाइसिया में हमेशा ध्यान रखना ऊगेमी होती है। मैं फिर रिपीट कर दूँ, एनाइसो, आइसो और ऊगेमी तीनों तरह का हो सकता है किसके अंदर? क्लोरोफाइसिया, फेओफाइसिया में, ग्रीन और ब्राउन में। लेकिन रोडोफाइसिया में सिर्फ और सिर्फ ऊगेमी होता है, ठीक है। इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे आप। फिर इसमें क्लासिफिकेशन एग्जाम्पल है, थोड़ा सा मैं इसकी एक टेबल की बात करूँगा, वो टेबल आप थोड़ा ध्यान रख लेना। ये आपके पास टेबल है, तो हमने इसको पढ़ा हुआ है। क्लोरोफाइसिया की बात करें, ग्रीन एल्गी बोल रहे हैं, इसको ब्राउन बोल रहे हैं, ठीक है। क्लोरोफाइसिया में क्या खासियत है? ग्रीन एल्गी है, क्लोरोफिल ए और बी होता है, स्टार्च कंटेंट स्टोर्ड होता है, सेलुलोज आपका प्रेजेंट होता है सेल वॉल में। 2 से 8 फ्लैजला होते हैं एपिकल, तब बताया भी था उस टाइम पे कि एपिकल मतलब हो गया जो इसके टिप रीजन से निकल रहे हैं कहीं भी, तो 2 से 8 होते हैं इसमें। और इसमें लिखा अनइक्वल होते हैं लेटरल, लेटरल मतलब हो गया बॉडी में टिप से नहीं निकला, कहीं और से निकला हुआ है, तो लेटरल। तो 2 से 8 एपिकल और ये लेटरल। फ्रेश वाटर वगैरह सब जगह मिलते हैं ये लोग। और इसमें कौन कौन से स्टोर्ड फूड वगैरह हैं, इसकी बात हो रही है, तो ये पता होना चाहिए, ठीक है। फिर इसमें देखिए अगला आता है भाई, ये जो आपका रेड एल्गी का भी देख लेते हैं। तो रेड एल्गी में आपके सामने क्लियर है, रोडोफाइसिया, रेड एल्गी, क्लोरोफिल ए सी, सॉरी ए और डी होता है बेसिकली, यहाँ पे गलती लिखा हुआ है सी, ठीक है, ए और डी। और आपका जो है आर फाइको इरिथ्रिन नाम का कंपोनेंट होता है इसके अंदर, वो भी फ्लोरियन स्टार्च नाम का स्टोर्ड फूड है, सेलुलोज आपका होता है, और इसके अंदर फ्लैजेला जैसा कुछ नहीं होता, ठीक है। ये बात थोड़ी सी ध्यान रखेंगे। और मैंने बताया रोडोफाइसिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिर्फ ऊगेमी से होता है, ऊगेमी से होता है जिसको आप बोलते हैं, ठीक है। फिर इसके अंदर आपका थोड़ा आता है ब्रायोफाइटा वगैरह की बात अगर करेंगे, देखो ब्रायोफाइटा वगैरह में ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि भाई ब्रायोफाइटा को, एक तो आपके सामने जो लिखा हुआ है, इनको बोलते हैं एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सर रहते सॉइल पर है, लेकिन इनको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है, अपने मेल गेमेट्स को ये वाटर के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट करते हैं, क्लियर है। तो थोड़ा सा इसको आइडिया रखिएगा। फिर उसके बाद आपका जो है इसके अंदर हम बेसिकली आ जाएं इसके ऊपर कि भाई आपके इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट है, फिर और क्या चीज़ें हैं। देखो मेनली क्या होता है, ब्रायोफाइट में 2 क्लासेज हैं, उसको ध्यान रखना है, लिवर वर्ट है और आपका मोसिस क्लासेज है। ये 2 क्लासेज की हम लोग बेसिकली बात कर देते हैं। तो आप इसका पूरा अगर हम स्ट्रक्चरली जाएंगे तो आपके पास देखने को क्या मिलता है, मैं यहाँ पे इसको समझा दूँ कि क्या होता है यहाँ पे कि भाई एक फीमेल पार्ट, एक मेल पार्ट होता है। तो कई बार ये दोनों एक ही पे होते हैं तो बाइसेक्सुअल हो जाएगा, अदरवाइज अलग अलग है। तो क्या होता है, जो राइजोइड इनके रूट्स को बोलते हैं, तो इनके पास जो है गेमा कप नाम के स्ट्रक्चर हैं, उससे निकल के, उसमें गेमा प्रेजेंट होते हैं, उससे निकल के मेल और फीमेल पार्ट आते हैं, एंथ्रिडिया और आर्किगोनिया। ये आपका आर्किगोनिया हो गया, एंथ्रिडिया। तो एंथ्रिडिया वाले पार्ट में एंथ्रोजॉइड्स करके मेल गेमेट बनते हैं, यहाँ पे आर्किगोनिया या ओम करके आप एग करके बोल देंगे फीमेल गेमेट। फिर यहाँ एंथ्रिडियो
एंथ्रिडिया से, एंथ्रिडियम से, एंथ्रोजोइड से मेल गेमेट यहाँ आते हैं फीमेल गेमेट पर वाटर के थ्रू। ठीक है, फिर उसके बाद जब यहाँ पर ये फीमेल गेमेट बन जाता है, अब ये जाइगोट बन गया फर्टिलाइज होके। तो जो जाइगोट फर्टिलाइज होके बना, अब मैं थोड़ा इसको यहाँ पे आ जाऊँ, ये आपके पास स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो जाइगोट जब फर्टिलाइज होके बन के आ गया, तो जो जाइगोट है अगर मैं उसकी बात करूँ, तो वो जाइगोट जो है ये गेमेटोफिटिक बॉडी कहलाती है पूरी, जो अभी तक मैंने बताया आपका राइजोइड, उसके अंदर एंथ्रिडिया, आर्किगोनिया, सबकी प्लॉइडी क्या होगी, हैप्लॉइड। फिर जो यहाँ फर्टिलाइज हुआ जाइगोट, वही जाइगोट डेवलप होता है किसमें किसमें, फुट में, सीटा में और कैप्सूल। ठीक है, फुट, सीटा और कैप्सूल नाम के कंपोनेंट में वो पूरा क्या होता है, एक तरह से डेवलप होता है। और ये पूरी बॉडी स्पोरोफिटिक, क्योंकि यहाँ क्या बनेगा, स्पोर बनेगा, और ये पूरी बॉडी का हर सेल डिप्लॉयड होता है। यहाँ गेमेटोफिटिक, इसकी बॉडी का हर सेल क्या होता है, हैप्लॉयड होता है। और ये जो है गेमेट बनाता है, ये स्पोर बनाता है। ठीक है, इस कैप्सूल में जो स्पोर बनेगा वो भी हैप्लॉयड होता है, और फाइनली वो स्पोर टूट के अलग होता है, फाइनली वो आपका स्ट्रक्चर में डेवलप होता है, और अल्टीमेटली यही वाला स्ट्रक्चर दोबारा बन जाता है। तो क्या होता है, गेमेटोफाइट स्पोरोफाइट में मतलब ये वाली बॉडी इसको बनाएगी, फ्री वाली बॉडी इसको बनाएगी, बट यहाँ स्पोर बनेंगे तब बनेगा, यहाँ गेमेट बनेंगे तब बनेगा। ठीक है, इसको वैसे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं, सिलेबस में नहीं है फिलहाल अपने, तो कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ पे देखो, स्फेगनम जो है इसको आप पीट मॉस भी बोलते हैं, ये जो है आपका एंथ्रिडिया और आर्किगोनिया, देखो दोनों ब्रांचेज हैं, एक ही प्लांट में मेल और फीमेल पार्ट दोनों है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको हम लोग कहेंगे कि भाई ये बाइसेक्सुअल है। ठीक है, बाकी इसमें एक इम्पॉर्टेंट सबसे जो चीज़ है ब्रायोफाइट में, जो मैं कहूँ सबसे इम्पोर्टेंटली आपसे पूछ लिया जाएगा, वो एक चीज़ है भाई, क्या है कि जो मैंने कहा कि भाई फुट, सीटा और कैप्सूल है। ठीक है, मान लो ये कैप्सूल है। ठीक है, इस कैप्सूल में स्पोर्स हैं, ये हैप्लॉयड होते हैं, स्पोर निकले, फिर ये स्पोर एक बॉडी में डेवलप होते हैं, उसको बोल देते हैं प्रोटोनेमा स्टेज। फिर ये प्राइमरी, और उसके बाद और थोड़ा सेकेंडरी प्रोटोनेमा स्टेज, फिर जाके वो लीफी स्टेज, इसमें एंथ्रिडिया, आर्किगोनिया वगैरह बनेंगे, उसमें डेवलप होता है। तो ध्यान रख लेना कि जो स्पोर निकल के वो प्रोटोनेमा स्टेज बना रहे हैं, वो इनकी एक तरह से कैसे बोल देते हैं, जुवेनाइल स्टेज है। मतलब मैं इस चीज़ को थोड़ा ऐसे दिखाऊं ज़्यादा सही है, जो ये वाली स्टेज दिख रही है आपको, ये लीफी स्टेज है, चाहे इसमें कहो चाहे इसमें कहो, ये पूरी स्टेज। इसमें देखो फीमेल पार्ट है, मेल पार्ट है, तो इसके अंदर क्या है, गेमेट बनेंगे। तो इससे पहले एक स्टेज होती है, दो स्टेज इवन, जो कि स्पोर से बन के आई होती है। तो ये प्राइमरी, सेकेंडरी, देन ये वाली या ये वाली स्टेज बन जाती है, जिसमें गेमेट बनेंगे। तो इससे पहले वाली स्टेज को बोलते हैं वेजिटेटिव या जुवेनाइल स्टेज, जिसमें रिप्रोडक्शन नहीं होगा। लेकिन सेकेंडरी वाला कभी कभी फ्रेगमेंटेशन वगैरह से रिप्रोड्यूस कर देता है। तो ध्यान रखना, प्रोटोनेमा स्टेज का क्वेश्चन कभी कभी आपसे बनता है। ठीक है, बाकी इसके अंदर फिर वो एग्जाम्पल हैं। टेरिडोफाइटा की अगर बात करेंगे, तो इसके अंदर आपका नॉर्मली क्या होता है, मेल फीमेल पार्ट आपके कभी सेम होते हैं, कभी अलग होते हैं। और टेरिडोफाइटा जैसों में यहाँ से आपकी बॉडी पूरी डिवाइड होना शुरू हो जाती है। ब्रायोफाइटा और एल्गी में प्लांट की रूट, स्टेम और लीफ में बॉडी डिवाइड नहीं होती है, यहाँ लेकिन डिवाइड होना शुरू हो जाती है। इनके अंदर खासकर टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म दोनों में खासकर आपको मिलेगा कि ये स्ट्रोबेलाई नाम का स्ट्रक्चर होता है। मैं अगर बेसिकली पूरा इसको समझाऊं तो ऐसे होता है, इनके पास जो प्लांट होता है उसमें रूट, स्टेम और लीव्स जो होती हैं, तो जो इनके पास लीव्स होती हैं, वो लीव्स दो तरह की होती हैं। कौन कौन सी, एक बोल देते हैं आप उसको जिसके अंदर स्पोर बनेंगे, तो स्पोरोफिटिक लीव्स, एक जिसमें स्पोर नहीं बनते, नॉन स्पोरोफिटिक लीव। स्पोरोफिटिक लीव या नॉन स्पोरोफिटिक लीव, इसमें ये फोटोसिंथेटिक है, फोटोसिंथेसिस करेंगी। स्पोरोफिटिक लीव जो होती हैं उसमें स्पोर बनते हैं। अब ये दो तरह की होती हैं, एक आप बोल सकते हैं कहीं ना कहीं माइक्रोस्पोरोफिल, और एक आपका होता है मेगा स्पोरोफिल। मेगा वाले में फीमेल पार्ट बनता है, माइक्रो वाले में मेल पार्ट, देन वो गेमेट वगैरह बना के फ्यूज़ करके फर्टिलाइज करके रिजल्ट आता है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रख लेना, माइक्रोस्पोरोफिल, मेगा स्पोरोफिल, ये कुछ अराइज होता है। थोड़ा ध्यान रखना है, हेट्रो और होमो ये सब आपको क्वेश्चन आएंगे। और इसकी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसकी 4 क्लासेज हैं। ये मैं इसको अगर दिखा दूँ आपको, 4 क्लासेज हैं अपने सामने, आपको दिख रहा होगा, सिलोप्सिडा, सिलोडम,
लैकोप्सिडा, सेलेजिनेला, ये इसके एग्जाम्पल आपको पता होने चाहिए। और इसमें पूरे टेरिडोफाइटा में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या आता है, यहाँ देखो आपको मैं बता दूँ, ये इसमें मेंशन भी होगा, ठीक है। एक इसमें इसका एक फीचर है जिसको जनरली आप बोल देते हैं, देखो प्रोथैलस लिखा होगा, ध्यान रखना, जैसे उसका प्रोटोनेमा स्टेज था ऐसे इसका प्रोथैलस होता है। स्ट्रोबिलाई क्या होता है, ये स्ट्रक्चर कौन, तो क्या होता है, ये जो बंच ऑफ स्पोरोफिल है, मतलब एक तरह से ये पूरा स्पोरोफिल का गुच्छा है जहाँ पे सिर्फ रिप्रोड्यूस करने वाले लीव्स हैं, उन्हीं का पूरा बंच बनता है कोन लाइक, तो उसे कोन या स्ट्रोबिलाई बोलते हैं। अगर ये माइक्रोस्पोरोफिल का है तो मेल कोन, मेगा स्पोरोफिल का है तो फीमेल कोन, ये इस बेस पे बोला जाता है। बाकी इसमें रखना है, एक क्वेश्चन आता है सीड हैबिट, ठीक है। सीड वाले जो प्लांट होते हैं वो होते हैं जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, और इसीलिए इनको फेनेरोगेमी बोलते हैं, जिम्नो एंजियो को। जो एल्गी, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा इनको बोलते हैं क्रिप्टोगेमी, क्योंकि इनके अंदर सीड नहीं होते। और जो जिम्नो और एंजियोस्पर्म इनको बोलते हैं फेनेरोगेमी, इनके अंदर क्या होते हैं, सीड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो जो आपका टेरिडोफाइटा होता है उनके अंदर सीड नहीं है, लेकिन उनका जो मेल फीमेल वाला पार्ट होता है उसे मेगा स्पोरेंजियम बोल देते हैं। तो उस मेगा स्पोरेंजियम में एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट किया जाता है। अब इसको कंपैरिजन कैसे बोल रहे हैं कि जैसे जिम्नोस्पर्म और एंजियो में सीड होता है, सीड के अंदर एम्ब्रियो प्रोटेक्टेड होता है, ऐसे इनका यहाँ पे मेगा स्पोरेंजियम करता है, बट सीड नहीं हो। तो जैसे सीड एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट कर रहा है, ऐसे मेगा स्पोरेंजियम टेरिडोफाइटा में सीड को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो ये सीड जैसी हैबिट हो गई, सीड नहीं हुई। तो इनका एक फीचर होता है सीड हैबिट, ये आपको क्वेश्चन आता है इसके अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद ये जिम्नोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म में पूरी मैं बात करूँ तो एक एक इसमें अगर आप जाएंगे, नॉर्मली क्या होता है इनमें प्लांट्स में एक क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो एल्गी वाले होते हैं, जस्ट अ मिनट, जो एल्गी हैं, थैलोफाइटा, फिर ब्रायोफाइटा, फिर आपका टेरिडोफाइटा, फिर जिम्नो, फिर एंजियोस्पर्म, जो 5 होते हैं, इन पांचों में ध्यान रखना एल्गी और ब्रायोफाइटा होमोस्पोरस प्लांट होते हैं। होमोस्पोरस मतलब सर जिनके अंदर जो भी स्पोर बनते हैं मेल और फीमेल दोनों सेम टाइप के दिखते हैं। ऑल प्लांट्स आर होमोस्पोरस, किसमें, एल्गी और ब्रायोफाइट में। टेरिडोफ जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में सारे प्लांट हेट्रोस्पोरस, मतलब मेल फीमेल स्पोर अलग अलग टाइप के बनते हैं। टेरिडोफाइटा में इसके अंदर जाओगे तो मोस्टली प्लांट इसमें भी होमोस्पोरस, बट कुछ क्या होते हैं हेट्रोस्पोरस भी होते हैं, ये थोड़ी सी बात ध्यान रखना। बाकी जिम्नोस्पर्म में फिर वही कहानी है सारी की सारी, इसमें कौन ब्रांचिंग होगा कौन नहीं होगा, और इनकी जो, भाई बता दूं, इनकी जो पत्तियां होती हैं ऐसे निडल लाइक होती हैं, पतली पतली, और संकेन, संकेन मतलब होता है बिल्कुल नैरो स्टोमेटा है ताकि वाटर लॉस कम हो, ठीक है, इनकी एक खासियत है। फिर ये इनमें दो इम्पोर्टेंट चीज़ बहुत आती है कि भाई इनके अंदर एक पाइनस नाम का प्लांट है जो फंगल एसोसिएशन शो करता है, माइकोरिजा बोलते हैं, और साइकस वाला प्लांट है जो कोरोलॉइड रूट होती हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन करवाने का काम करते हैं, ठीक है। तो आपका जो है किसमें स्ट्रोबिलाई प्रेजेंट है, फिर उसके बाद आपका इसके अंदर सीधे सीधे आ जाता है कि भाई इनके पास स्ट्रक्चर कैसा है, मेल फीमेल पार्ट वही पूरा, फिर वो सारा सारा घूम फिर के वही आता है कि भाई माइक्रोस्पोर मेगा स्पोर वही सारा। हाँ, इनके लेकिन माइक्रोस्पोर को अल्टीमेटली आप पोलन ग्रेन में डेवलप हो जाते हैं देखेंगे, पर इससे पहले वालों में किसी में पोलन ग्रेन नहीं बनते हैं, ठीक है। फिर वो फर्टिलाइजेशन वगैरह होता है, वो सारा आपको प्रोसेस पता है, ठीक है। और बाकी इसके अंदर एंजियोस्पर्म टॉपिक कटा हुआ है तो उसको हम नहीं लेंगे, ठीक है। लाइफ साइकिल वगैरह का भी कोई क्वेश्चन नहीं। फिर एनिमल किंगडम की अगर मैं बात करूं तो एनिमल किंगडम में आपका जनरली अगर देखा जाए तो भाई इसमें क्या चीज़ें हमें इंपॉर्टेंट हैं, तो इसके अंदर क्या है, इसका बेसिक क्लासिफिकेशन है। बेसिक क्लासिफिकेशन में सबसे पहली बात एनिमल किंगडम में क्या आता है, सर सबसे पहले चीज़ में एनिमल किंगडम में बेसिक क्लासिफिकेशन में अगर हम चलें तो क्या क्या पोर्शन आता है। देखो सबसे पहला इसके अंदर आता है आपका कि भाई 11 तो फाइलम, ठीक है। 11 फाइलम की अगर बात करेंगे तो 11 के फाइलम के 11 में तो आपका सबसे पहले इसमें क्वेश्चन आता है लार्जेस्ट फाइलम तो आर्थ्रोपोडा, सेकंड लार्जेस्ट
मोलस्का। सर उसके बाद इधर आ जाइए, इसके अंदर फिर अगला आता है स्मॉलेस्ट फाइलम भी बता दो, टीनोफोरा, पहली चीज़ ये कंप्लीट। ठीक है, कि आपका लार्जेस्ट क्या बोल रहा हूँ मैं, स्मॉलेस्ट क्या बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, उसके बाद आपका आता है इसमें फिर बेसिक क्वेश्चन चलते हैं। जैसे एक तो आता है कि भाई एक कॉर्डेटा फाइलम होता है, उसके अलावा शुरू के 10 जो होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन कॉर्डेटा। किस बेस पर, यहाँ नोटोकोड है, यहाँ नोटोकोड नहीं है। अभी जो नोटोकोड है ये भी दो तरह की होती है, एक वर्टेब्रल कॉलम, एक आपका कार्टिलेजिनस नोटोकोड। तो वर्टेब्रल कॉलम या बोनी नोटोकोड जिसमें उसे वर्टेब्रेटा बोलते हैं, और कार्टिलेजिनस वाला है उसे आप बोलते हैं प्रोटोकॉर्डेटा। इसमें यूरो और सिफालो दो कॉर्डेटा आते हैं। तो आपका पूरा पॉरीफेरा से लेकर और वो सिफालो कॉर्डेटा तक इनवर्टिब्रेटा, जिसमें वर्टेब्रल कॉलम नहीं है। नोटोकोड तो है इसके अंदर इधर। फिर उसके बाद आपका जो अगला आता है इसमें इन लोगों में, वो ये आता है कि भाई आपके पास जो है वी कैन से कि इसके अंदर अगला जो पोर्शन आता है वो आपका आता है कि भाई इनवर्टिब्रेटा वर्टिब्रेटा की बात हुई। फिर कॉर्डेटा नॉन कॉर्डेटा तो इस बेस पर है कि नोटोकोड है या नहीं है, बैकबोन जिसे बोल रहे हैं। ठीक है, फिर इसमें वही कुछ अगर पॉइंट्स की हम बात करें तो यहाँ पे देखो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, सेलुलर लेवल, सारे सेल से बने हैं, कोई टिश्यू इशू नहीं है। सिलेंट्रेटा जैसों में और टिनोफोरा जैसों में टिश्यू लेवल आ जाता है। प्लेटियल मीन्स से एंड तक आपका ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम लेवल आ जाता है। सर्कुलेशन ओपन टाइप क्लोज टाइप, तो आपको पता है ओपन टाइप मतलब होता है जहाँ पे ब्लड वेसल्स नहीं है, क्लोज टाइप जहाँ पे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं वो प्रेजेंट होता है। वो थोड़ा सा समरी में इसमें पढ़ेंगे तो आपको आइडिया लगेगा किस में होता है। फिर सिमेट्री आती है, बॉडी इक्वल पार्ट में डिवाइड होती है कि नहीं, जो नहीं होती वो एसिमेट्रिकल सिर्फ स्पॉन्जी हैं या फिर मैं बोल दूँ पॉरीफेरा लोग हैं। रेडियल सिमेट्री जो आपका होता है जहाँ पे आप एक से ज़्यादा प्लेन से बॉडी दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो सकती है, तो आपका क्या कहलाएगा, रेडियल सिमेट्री। इसके एग्जांपल कहोगे तो सिलेंट्रेटा है, टिनोफोरा, इकानोडर्मेटा में इसका क्या है, एडल्ट होता है। बायलैटरल सिमेट्री में सारे हैं जहाँ पे एक ही प्लेन से दो इक्वल हाफ में डिवाइड होंगे। इसमें एनलिडा से लेकर आप अगर मैं बात करूँ एग्जाम्पल अगर चलोगे तो बायलैटरल सिमेट्री में प्लेटियल मीन से लेकर सारे हैं कॉर्डेटा तक। बट इसमें जो एकाइनोड्रोमेटा है उसका बस लार्वा है, क्योंकि उसका जो एडल्ट है वो क्या है, रेडियल सिमेट्री है। तो इसमें ज़्यादातर एकाइनोड्रोमेटा वाले पे ही क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद एक ये आता है आपका जर्म लेयर्स होती हैं। तो जर्म लेयर्स थोड़ा सा आइडिया होगा कि जर्म लेयर जो होती है आपकी क्या होती है। सर वो एम्ब्रियोनिक लाइफ में 3 लेयर बनती हैं, एक्टोड्रम, एंडोड्रम, मेसोड्रम। उस बेस पर जर्म लेयर बोली जाती है। सबसे बाहर वाली एक्टो, बीच वाली मेसो, उसके बाद अंदर वाली एंडोड्रम कहलाती है। ठीक है, ये आपके पास लेयर्स की बेसिकली बात की जाती है। देन उसके बाद इसमें अगर मैं आगे चलूँ तो भाई आपके पास उसी जर्म लेयर के बेस पे दो तरह के एनिमल हैं, डिप्लो और ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक जिसमें दो ही जर्म लेयर हैं, एक्टो एंडो हैं, बीच में एक लेयर सेपरेट करती है मेसोगिलिया, पर वो एक्चुअली प्रॉपर लेयर काउंट नहीं होती है। एग्जाम्पल कौन है भाई डिप्लो के, शुरू के 3 फाइलम पॉरीफेरा से लेकर टिनोफोरा तक। फिर ट्रिप्लोब्लास्टिक जिसमें तीनों जर्म लेयर हैं, कौन एग्जाम्पल है सर, पूरा पूरा अगर मैं बात करूँ प्लेटियल मीन से कॉर्डेट्स तक। तो इसमें ज़्यादा कोई कन्फ्यूज़न होना नहीं चाहिए। ठीक है, फिर इसके अंदर आ जाइए, ये आपका एक पोर्शन आता है सिलोम, ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। सिलोम क्या होता है सर, बॉडी कैविटी है। कैसे बनती है सर, वो मेसोड्रम से ही बनती है। तो ये ऊपर दिखा रखा है देखो, डिप्लोब्लास्टिक में मेसोगिलिया और ट्रिप्लो में मेसोड्रम बन रही है, पूरी लेयर बन रही है। अब थोड़ा सा सिलोम को समझें, बॉडी कैविटी है। जनरली बॉडी कैविटी क्या होती है एक ऑर्गेनिज्म में, समझें हमारी बॉडी में जो इंटरनल वॉल हैं और एलिमेंट्री कनाल के बीच में जो खाली स्पेस है जहाँ पे सारे ऑर्गन हमारे मेजर प्रेजेंट हैं, वो आपका बॉडी कैविटी या सिलोम कहलाता है। ठीक है, अब इसमें जो है सिलोम बनता कैसे, मेसोड्रम से बनता है सर। कैसे दिखता है, किस तरह से, वो थोड़ा सा यहाँ पे समझते हैं। तो क्या होता है आपका, जनरली ये लेयर है एक्टोड्रम की, मान लो ये लेयर है एंडोड्रम की, और बीच में ये पूरी लेयर मैं ऐसे बना दे रहा हूँ, ये मेसोड्रम की लेयर है। तो मेसोड्रम की लेयर बीच से ऐसे फट जाती है, और होता क्या है कुछ यहाँ पे आगे समझ लें कि ये एक्टोड्रम और ये एंडोड्रम और मेसोड्रम की लेयर कुछ ऐसे फट के डिवाइड हो जाती है दो पार्ट में। जैसे ये इधर चली गई, इधर चली गई, और बीच में स्पेस क्रिएट हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे आप, सिलोम बोल देंगे। मेसोड्रम से बनता है। ठीक है, तो सिलोम वर्ड यूज़ कर लेते हैं। तो मेसोड्रम से ही बनता है, मेसोड्रम ही उसकी बाउंड्री भी होती है। तो एक चीज़ ये सिलोमेट ऐसे दिखते हैं।
सीडोसिलोमेट क्या होता है? फॉल्सिलोम। क्या मतलब है इसका? सर फॉल्सिलोम का यहाँ पे मतलब ये है कि आपका जो है यहाँ पे देखो प्रॉपर ये कैविटी दिख रही है ये वाली, पर सर यहाँ कैविटी नहीं है, यहाँ देखो पाउचेस दिखाई दे रहे हैं, प्रॉपर कैविटी नहीं है, तो ये सीडोसिलोम है। एसिलोमेट जिसमें ऐसा कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो इसके एग्जाम्पल हैं। एसिलोमेट में आपका शुरू के 4 फाइलम, पॉरीफेरा से प्लेटिहेल्मिन्थ तक। सीडोसिलोम में सिर्फ एक एग्जाम्पल एस्केल्मिन्थ, बाकी सारे सिलोमेट होते हैं। कहानी खत्म। ठीक है, फिर मेटामराइजेशन आता है। मेटामराइजेशन क्या होता है सर? सेगमेंटेशन, बॉडी सेगमेंटेड है कि नहीं है। देखिए बॉडी जो होती है पर्सन की एक्सटर्नली भी सेगमेंटेड है, लाइक हमारी बॉडी हाथ हैं, पैर हैं, हेड है, नेक है ये, और इंटरनली भी सेगमेंटेड, लाइक हमारा एलिमेंट्री कनाल ले लो, उसके अंदर क्या है फिर आपका पहले ईसोफेगस है, फिर स्टोमक है, इंटरनली भी सेगमेंटेड है। तो जिसकी बॉडी इंटरनली एक्सटर्नली सेगमेंटेड है उसमें बोलते हैं प्रॉपर मेटामराइजेशन या प्रॉपर सेगमेंटेशन है। ठीक है, दोनों होना चाहिए, इंटरनली एक्सटर्नली दोनों। पर एक एक्सेप्शन है इसके अंदर, वो है मोलस्का, फाइलम मोलस्का। उसके अंदर बॉडी सिर्फ इंटरनली सेगमेंटेड है। अब समझिए, एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों तरह से सेगमेंटेड हो या सिर्फ इंटरनली सेगमेंटेड हो, वो मेटामराइजेशन कहलाएगी, ट्रू। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल तो भाई आपका पूरा अगर मैं बात करूं एसके एलिमेंट से लेकर कॉर्डेट्स तक सारों में बॉडी सेगमेंटेड है, मेटामराइजेशन होती है। बट मोलस्का में एक एक्सेप्शन है कि उसमें खाली इंटरनली होती है, एक्सटर्नली नहीं होती, पर वो ट्रू मेटामरिज्म में काउंट होगा। बट जो प्लेटी एलिमेंट्स है इकलौता एग्जाम्पल है जहाँ बॉडी एक्सटर्नली सेगमेंटेड है, इंटरनली नहीं है, तो फॉल्स मेटामराइजेशन होता है, और उसके पहले वाले में तो कुछ होता ही नहीं है ऐसा। फिर नोटोकोड मैंने आपको बताया, फिर आपका ये सिमेट्री वगैरह की बात हो रही है, लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सिलोम किसमें कैसा होता है, तो वो सारा आपका, फिर ये बेसिक क्लासिफिकेशन आपको जैसे आइडिया होना चाहिए। फिर इसके अंदर फाइलम है, उनके एग्जाम्पल याद कर लोगे तो काम चल जाएगा। और लास्ट में ये आपके पास एक कॉर्डेटा वाला पोर्शन आप ज़रूर इसको पढ़ के जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद लास्ट में एक आपके पास टेबल है, वो टेबल बहुत इम्पोर्टेंट होती है, जो आपके मैं यहाँ पे तो नहीं है, एनसीईआरटी में एक लास्ट में टेबल है, वो टेबल आप पूरी पढ़ के जाएंगे इस चैप्टर की। ठीक है, तो आप बेसिकली उसके बेस पर आप तैयार कर पाएंगे पूरा पूरा, तो वो थोड़ा सा हम लोगों को ध्यान रखना है। अगला मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। इसमें देखो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो ज़्यादातर हमें क्या पढ़ना है, इसमें बड़ा सिंपल है, इसलिए मैं इसको बहुत डिटेल में लेने वाला नहीं हूँ, क्योंकि हमें बिल्कुल टर्म वगैरह थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए। ठीक है, मॉर्फोलॉजी में भाई पहली बात, मॉर्फोलॉजी क्या एक्सटर्नल फीचर है, क्या क्या होता है सर? रूट होता है, शूट होता है। रूट आपका नीचे का पार्ट, शूट होता है आपका ऊपर का पार्ट। शूट में क्या क्या आता है? लीफ आती है, स्टेम आता है, फ्रूट आता है, फ्लावर आता है, सब आते हैं। ठीक है, और आपका बेसिकली जो है अगर इसके अंदर हम चलें तो रूट जो होती हैं 3 तरह की होती हैं। आप एक जो मेन रूट निकल के आ रही है, जनरली क्या होता है, हम अगर इसको थोड़ा सा समझें तो जो एक एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो, तो एम्ब्रियो में 2 पार्ट होते हैं, तो आपने पढ़ा होगा। एम्ब्रियो में एक प्लीम्यूल होता है और एक नीचे का पार्ट रेडिकल होता है। तो रेडिकल ही आगे चल के रूट बनता है और प्लीम्यूल ही आगे चल के शूट बनता है। तो आप समझिए कि अगर ये एम्ब्रियो पूरा स्ट्रक्चर है और ये इसका रेडिकल है, तो इससे निकल के जो डायरेक्ट आएगी वो प्राइमरी रूट है, और जो इसकी ब्रांचिंग होगी सेकेंडरी रूट है, इसकी फर्दर ब्रांच होगी तो टर्शरी रूट है। अब रूट के सिस्टम में इसीलिए पढ़ते हैं हम लोग कि भाई रूट जो, और इससे निकल के रूट हेयर्स आते हैं। फिर रूट के सिस्टम में आप पढ़ते हैं, एक आपका फाइब्रस रूट होती है, एक आपका टैप रूट होती है, और एक आपकी एडवेंटिशियस रूट होती है। एक्चुअली क्या होता है फाइब्रस टैप रूट में, टैप रूट का सिस्टम ये है कि उसका एक मेन पार्ट रेडिकल से आएगा, बाकी सब उसकी ब्रांचेज निकल के आएंगी सेकेंडरी, मतलब मेन एक प्राइमरी होती है, बाकी सब ब्रांचेज हैं। वहीं अगर आप टैप उसकी फाइब्रस रूट की बात करेंगे तो ये मान लो पूरा आपका रेडिकल वाला पोर्शन है, तो यहाँ से निकल के आपके पास ऐसे पूरा फाइबर लाइक आएंगे, सारी रूट प्राइमरी होती हैं, कोई सेकेंडरी टर्शियरी रूट होती नहीं है फाइब्रस में। अच्छा, ये रूट डायरेक्ट रेडिकल से आती हैं। फिर एक जो एडवेंटिशियस रूट है वो आपकी आती है डेवलप्ड प्लांट से, लाइक वो बरगद के पेड़ में आपकी ब्रांचेज निकल के आती हैं, रूट नीचे जाके फिर इकट्ठा होती हैं, जो लटकती रहती हैं, वो एडवेंटिशियस रूट है।
ठीक है। फिर आपको थोड़ा सा इसी प्लांट में आइडिया अगर मैं दे दूँ, तो स्टेम वाला पार्ट होता है, तो स्टेम में क्या होता है, नोड होता है, इंटरनोड होता है, नोड से फ्लावर और आपका लीफ आती है, इंटरनोड में सर बीच का स्पेस होता है, उनके बीच का बड, वो पार्ट जो स्टार्टिंग में बनता है। तो आपका नोड से निकल के दो तरह के बड आते हैं, एक्सिलरी बड आता है एक, जिससे आपकी लीफ बनने वाली है, एक फ्लोरल बड आता है जिससे आपका फ्लावर बनने वाला है। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको आइडिया ये होना चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा इसके अंदर देखें, फिर आपका ये अब इतना उस सिलेबस में है नहीं आपके, इसके अंदर फिर ये रीज़न ऑफ रूट्स आ जाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ये रीजन ऑफ रूट्स को अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो कुछ कैसा होता है सर। रीजन ऑफ रूट में 3 रीजन होते हैं, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक और रीजन ऑफ इलोंगेशन, रीजन ऑफ मैचुरेशन। आपका ध्यान रखना, उसी के ऊपर फिर रूट कैप होता है, कवरिंग, ताकि इसको कोई नुकसान ना हो। मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी की क्या खासियत है सर, इसकी सेल्स सारी सेल्स डिवाइड कर सकती हैं। उसके अलावा इसके सेल्स का साइज छोटा होता है और साइटोप्लाज्म डेंस होता है अच्छी एनर्जी के लिए, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। उसके बाद जिस फिर इससे अगले वाले रीजन की बात करेंगे तो यहाँ सेल्स का साइज बढ़ता है लेकिन नंबर नहीं बढ़ेगा, वो एलोंगेशन होता है। फिर जहाँ पर उसमें से रूट हेयर्स निकल के आना स्टार्ट हो जाती हैं और वो अभी फंक्शन करना शुरू करेगा, वो रीजन ऑफ मैचुरेशन कहलाता है। ठीक है, तो बेसिकली थोड़ा सा आइडिया आपको ये लगना चाहिए। ठीक है, मॉडिफिकेशन सिलेबस में नहीं है तो मॉडिफिकेशन हमें कुछ करना नहीं है। फिर ये लीफ वाला पार्ट होता है, लीफ वाले पार्ट में मैं थोड़ा सा इसके अंदर बिल्कुल लूँगा। तो ये लीफ का अपने पास स्ट्रक्चर है, मैं इसको थोड़ा सा आपको समझा दूँ किस तरह से दिखता है। तो भाई एक मिनट रुको, वेट करो। ओके, तो लीफ वाले पार्ट की बात करते हैं। लीफ वाले पार्ट में हम थोड़ा सा चलते हैं। इसके अंदर भाई आपका क्या क्या पार्ट आता है लीफ में। तो लीफ में आपके पास सबसे पहली चीज़ क्या होती है, देखिए जैसे स्टेम हो गया, तो स्टेम पे जहाँ लीफ की बिल्कुल टिप है उसको बोल रहे हैं लीफ बेस। टिप मतलब नीचे की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, जो अटैच है स्टेम से। जनरली क्या होता है, ये स्टेम है तो यहाँ इसका नोड है, यहाँ से लीफ आ रही, तो इसकी ये टिप बिल्कुल नीचे एकदम लोअर पोर्शन की बात कर रहा हूँ मैं, वो टिप है। ठीक है, उसके बाद उसके ऊपर ही स्टार्ट हो जाता है फिर पेटियोल, ये पार्ट हो गया। पेटियोल वो पार्ट जिससे आप लीफ को पकड़ते हैं, वो पार्ट हो गया जिससे लीफ की मूवमेंट वगैरह होगी। फिर ये बर्ड स्ट्रक्चर जिससे निकल के लीफ आई हुई है, एक्सिलरी बर्ड। अब स्टिप्यूल क्या होता है कि लीफ के साथ कभी आप देखेंगे खासकर डाइकोट में कि एक छोटी सी पत्ती और आ रही होती है, तो वो आपका स्टिप्यूल कहलाता है। ठीक है, कई बार क्या होता है, वो लीफ का जो पेटियोल है वो नीचे से कई बार थोड़ा सा सोयलन होता है, मतलब फूला हुआ होता है, उसको पल्वीनस बोलते हैं। ये भी पता होना चाहिए, ये भी डाइकोट का फीचर है। फिर लीफ में ये पूरी पत्ती का स्ट्रक्चर, इसको लीफ ब्लेड बोल देते हैं। ठीक है, और ये इसके अंदर आपको पता है ये मिड रिब होती है बीच का पार्ट, ये आपका फिर जनरली वेन्स होती हैं, और इनसे निकल के जो पतली पतली ये डंडियाँ आ रही हैं इनको वेनलेट्स बोल देते हैं। और इस अरेंजमेंट को, वेन्स और वेनलेट्स के अरेंजमेंट को आप क्या बोलते हैं, वेनेशन बोलते हैं। थोड़ा सा एक आइडिया रहता है कि भी वेनेशन किस तरह का होता है सर, वो ऐसे पत्तियों में अगर ऐसे पैरेलल चल रहा है तो पैरेलल वेनेशन, और कई बार क्या होता है ऐसे क्रॉस चल रहा होता है, रेटिकुलेट वेनेशन। तो पैरेलल मोनोकोट में है, रेटिकुलेट डाइकोट में होता है। ठीक है, और ऐसे स्ट्रक्चर है, तो देखो ये सिंपल लीफ हो गया, एक ही दिख रही है। ये कंपाउंड लीफ में ये आपका अगर देखो ऐसे एक ही पॉइंट से दो दो तीन तीन लीफ निकल के आ रही है तो बाईपिनेट या पिनेट्री लीफ बोलते हैं। अगर पाम लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है तो पामेट लीफ बोल देते हैं। वेनेशन मैंने बताया रेटिकुलेट और पैरेलल वेनेशन होता है। ठीक है, एक एक वर्ड आता है फाइलोटेक्सी, थोड़ा सा इसको समझ लें। फाइलोटेक्सी क्या होता है भाई, फाइलोटेक्सी होता है कि आपके जो ब्रांच है, ब्रांच के ऊपर पत्ती का क्या अरेंजमेंट है, पत्तियाँ किस तरह से ब्रांच पे लगी हैं, फाइलोटेक्सी बोलते हैं। तो एक अल्टरनेट होता है, अपोजिट होता है, वोल्ड होता है। सिंपल है, पत्तियाँ ऐसे ही लगी हैं, एक ऐसे एक ऐसे एक ऐसे एक ऐसे, तो अल्टरनेट है। फिर मान लो पत्ती ऐसे लगी है, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर ऐसे एक ही पॉइंट से, तो वो अपोजिट है। और अगर मान लो एक पत्ती और ऐसे एक ही पॉइंट से बहुत सारी पत्तियां निकली हुई हैं तो वो वॉर्ल टाइप होता है। ये इसके एग्जाम्पल है, थोड़ा सा ध्यान रख लेना। ठीक है, चलते हैं इसमें आगे। ठीक है, इसमें आगे चलते हैं। तो आपका फिर इसके अंदर ये आपके सामने देखो, मैंने बताया आपका ये दिख रहा है सामने, ये अल्टरनेट हो गया, ये अपोजिट हो गया। देख रहे हो आप, सिंपल। यहाँ एक नोड से एक ही लीफ आ रही है, यहाँ एक नोड से दो लीफ आ रही है, यहाँ एक ही नोड से बहुत सारी लीफ आ रही है।
तो इसके अंदर है। मॉडिफिकेशन सिलेबस में नहीं है, तो इसको हमें करने की कोई खास रिक्वायरमेंट ही नहीं है, ठीक है। फिर आता है इन्फ्लोरेसेंस और फ्लावर की बात कर लें पहले। तो भाई आपके पास, सॉरी ठीक है, बार बार गलत हो जा रहा है यार। तो भाई इन्फ्लोरेसेंस की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। इन्फ्लोरेसेंस क्या चीज़ होती है भाई? इन्फ्लोरेसेंस का मतलब होता है, जैसे हमने पढ़ा फाइलोटेक्सी, अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द ब्रांच, तो अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द ब्रांच बात हो रही है। अच्छा, इस टॉपिक में थोड़ा इंपॉर्टेंट है एक चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं एक पॉइंट बता देता हूँ यहाँ पे। क्या होता है, एक आता है आपका एक अरेंजमेंट होता है, मान लो ये स्टेम है, ठीक है। इस स्टेम पर ये ऐसे ब्रांच है, तो ब्रांच का ये बेस वाला पार्ट हो गया, ये टिप वाला पार्ट हो गया। तो कई बार आपको क्या मिलेगा कि भाई पत्ती पहले ऐसे आ रही है नीचे से ऊपर, मतलब फ्लावर की बात अगर मैं करूँ तो इसको बोलते हैं, अगर नीचे से ऊपर आ रहा है तो इसको बोल देते हैं एक्रोपिटल ऑर्डर। बट कई बार ऐसा होगा कि वो ब्रांच के ऊपर से नीचे अरेंजमेंट चल रहा होगा, तो वो बेसिपिटल ऑर्डर। तो ध्यान रखना, जो फाइलोटेक्सी पढ़ा हमने पीछे, लीफ वाला अरेंजमेंट ऑलवेज एक्रोपिटल, मतलब वहाँ पे कभी भी ऊपर से नीचे लीफ नहीं आती, हमेशा नीचे से ऊपर ही जाएंगी। फ्लावर के केस में आपके पास क्या मिलेगा? फ्लावर के केस में आपके पास ये मिलेगा कि भाई आपके पास दो तरह का अरेंजमेंट आता है, रेसमोज और साइमोज अरेंजमेंट। ये स्पेशल टाइप वाला हमें पढ़ना नहीं है। रेसमोज और साइमोज अरेंजमेंट, रेसमोज वाले में क्या होता है, साइमोज वाले में क्या होता है? सर ये थोड़ा सा इसको ऐसे समझते हैं, रेसमोज वाला वो है, सिंपल है, जहाँ पे ऐसे नीचे से ऊपर आएगी एक्रोपिटल ऑर्डर में। और इनमें क्या होता है, टिप पर कभी भी फ्लावर नहीं आएगा, इसीलिए इसकी टिप थ्रू आउट द लाइफ ग्रो करेगी, इसीलिए इसको इनडिटर्मिनेट बोलते हैं, जो कभी ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। फिर आपका आता है साइमोस का अरेंजमेंट। साइमोस वाले में क्या है, ये पूरा स्टेम है ये, तो इसमें जो फ्लावर आएगा वो आपका ऐसे ऊपर से नीचे आएगा, और इसमें टिप पर फ्लावर आ जाता है, तो इसीलिए ये एंड हो जाता है। तो ध्यान रखना, रेसमोज में टिप पर फ्लावर नहीं आएगा, साइमोज में आएगा, और इसका ऑर्डर एक्रोपिटल होता है, इसका ऑर्डर बेसिपिटल होता है। ये रहे आपके पास एग्जाम्पल, ओके डन। अगली चीज़ तो भाई हमारे पास ये फिर आपका वी कैन से फ्लावर वाला पोर्शन, यहाँ पे मैं आ जाऊँ तो भाई फ्लावर क्या होता है, मॉडिफाइड शूट होती है, शूट से तो बन के आएगी, और कैसे आएगी? फ्लावर पोर्शन होता है आपका, मॉडिफिकेशन होता है शूट का, ठीक है। तो जो फ्लावर वाला पोर्शन है उसको थोड़ा सा अगर हम लोग चलें और समझें, थोड़ी सी बात इसके अंदर अगर देखी जाएगी, तो भाई फ्लावर आपका पहली बात तो फीचर ही किसका होता है सर? एक मिनट, फ्लावर फीचर किसका होता है सर? एंजियोस्पर्म प्लांट का, फ्लावरिंग प्लांट बोल देते हैं। फ्लावर में देखो, पहला यहीं से वर्ड स्टार्ट कर लेता हूँ मैं, जो ये लिखना स्टार्ट किया। यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल समझते हो? फ्लावर में मेल फीमेल पार्ट दोनों हैं, क्या पढ़ते हो आप? एंथर और पिस्टिल वगैरह सब है, दोनों हैं तो बाइसेक्सुअल, नहीं है तो यूनिसेक्सुअल। ब्रैक्टिएट और ई ब्रैक्टिएट लिखा जाता है, टर्मिनोलॉजी इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। ब्रैक्टिएट क्या है सर? ब्रैक्टिएट ये है, एक फ्लावर है, मान लो फ्लावर का ये ऊपर का पार्ट सारा, ठीक है, तो आपने पढ़ा ये जहाँ पे ये सब कुछ प्रेजेंट होता है इसको थैलेमस बोल देते हैं, या फिर पेडिकल, सॉरी थैलेमस बोल देते हैं, या फिर आप इसको जनरली वर्ड यूज़ कर देते हैं थैलेमस, ठीक है। तो थोड़ा सा रिसेप्टिकल बोल देते हैं, सॉरी, थैलेमस को, जो बेस है फ्लावर का। फिर यहाँ से निकल के ये जो स्ट्रक्चर आ रहा होता है इसको बोलते हैं पेडिकल, जो फ्लावर की डंडी जिस पे फ्लावर लगा होता है, ये पेडिकल है। इस पेडिकल पर अगर पत्तियां भी हैं, अगर इस पेडिकल पर मैं ऐसे बोल दूं कि फ्लावर में जो पूरा पोर्शन है आपका, ये थैलेमस हो गया, फिर सॉरी ये पूरा पोर्शन है आपका, ये बीच का पार्ट थैलेमस हो गया जहाँ से अटैच है सब, और ये पेडिकल हो गई डंडी जिससे पकड़ते हैं। अगर इस पे लीफ हैं, लीफ निकली हुई हैं तो ब्रैक्टिएट, नहीं निकली हैं तो ई ब्रैक्टिएट। टर्मिनोलॉजी ओवर। फिर ये एक्टिनो और जाइगोमॉर्फिक लिखा है भाई, सिंपल है, फ्लावर अगर एक से ज़्यादा प्लेन से दो इक्वल हाफ में डिवाइड होता है एक्टिनोमॉर्फिक,
नहीं, एक ही प्लेन से होता है तो जाइगोमॉर्फिक, नहीं होता है तो एसिमेट्रिकल और इरेगुलर। मतलब रेडियल सिमेट्री वाला, बायलेटरल वाला, और ये रहे इसके एग्जाम्पल, पता होना चाहिए। फिर इसमें सबसे इम्पोर्टेंट देखो ये वाला पोर्शन आता है, बाकी ये लिखा हुआ है ये भी पता होना चाहिए थोड़ा बहुत। ट्राइमेरस तीन तीन के सेट हो, लाइक तीन 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 के टेबल से डिवाइड होते हैं ऐसे, मल्टीपल्स हों तीन के, तीन पेटल हैं, 6 पेटल हैं, 9 पेटल हैं, ऐसे चार हैं, 4 के सेट में आ रही हैं, 4 हैं, 8 हैं, 12 हैं, 16 हैं, 5 के सेट में आ रही हैं, ऐसे चल रही है मान लो। इस तरह का अरेंजमेंट अगर चल रहा है तो आप उसको क्या बोल रहे हो भाई, ये इस तरह। फिर उसके बाद देखो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे भाई, जो फ्लावर है, फ्लावर के टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओवरी पोजीशन। देखिए हाइपोगाइनस होता है जहाँ पे ओवरी सबसे ऊपर है और बाकी सारे पार्ट उसके नीचे। देखो सारे पार्ट उसके नीचे से आ रहे हैं, ये रही ओवरी की पोजीशन, ठीक है, इसीलिए इसमें ओवरी सुपीरियर बोलते हैं। और ये इसके एग्जांपल MCB सॉरी, मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंजल, ओवरी इसमें हाईएस्ट पोजीशन ऑक्यूपाई करती है। उसके बाद आपका पेरीगाइनस में क्या होता है, जहाँ पे पोजीशन लगभग सबकी सेम होती है फ्लावर के, सॉरी ओवरी के मुकाबले, ओवरी और बाकी पार्ट सेम लेवल पे होते हैं, तो वो आपका उसमें ओवरी को लिखते हैं हाफ इन्फीरियर। और इसमें एग्जांपल है प्लम रोज और पीच। फिर तीसरा होता है उसको बोलते हैं एपिगाइनस फ्लावर। एपिगाइनस फ्लावर में क्या होता है, इन्फीरियर ओवरी मीन्स ओवरी की पोजीशन देखो सबसे नीचे है और सारे पार्ट इसके ऊपर से निकल रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा इन्फीरियर ओवरी, जिसको आप बोल देते हैं। ये वाला पोर्शन आपके सामने देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए इसके अंदर अगली बात करते हैं। ये वो हाइपोपेरिगाइनस, इसमें इंपॉर्टेंट ज़्यादा यही है, बाकी कैलिक्स, कॉर्ला ऑर्ला आप आई थिंक ये सब जानते हैं, थोड़ा पढ़ेंगे आपको पता होगा। एंड्रोशियम, गैनोशियम, थोड़ा ये टर्मिनोलॉजी को ध्यान रखना, मैं टर्मिनोलॉजी आपको बता दूं, ये आपके सामने लिखिए। ये क्लास में मैंने बताई हुई थी, फिर भी आप ध्यान रखना। गेमोसेपलस जब सेपल फ्री होते हैं, अलग अलग सेपल्स। पॉलीसेपलस अलग अलग सेपल्स, अलग अलग पेटल्स। गेमोपेटलस जब पेटल्स आपस में फ्यूज होते हैं, पॉली आपस में फ्री होते हैं। पेरियंथ एक अरेंजमेंट पढ़ा था हमने, पेरियंथ अरेंजमेंट क्या था, जब कैलिक्स और कोरोला जो है फ्यूज्ड होते हैं, पेरियंथ कहलाता है, ठीक है। और ऐसा ही हमने पढ़ा था एपीपेटलस, जो कि अगर आपका यू कैन से, अगर पेटल और एंड्रोशियम आपस में फ्यूज होंगे तो एपीपेटलस। और आपका एक एपीफाइलस था जहाँ पे पेरियंथ, ये वाला अरेंजमेंट जहाँ पे कैलिक्स कोरला फ्यूज है उसके साथ एंड्रोशियम भी फ्यूज है, तो एपीफाइलस हो जाता है, ठीक है। फिर एक आता है एस्टिवेशन। व्हाट इज एस्टिवेशन सर, एस्टिवेशन क्या है, मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स ऑफ पेटल्स, किस तरह से सेपल पेटल अरेंज हैं, तो वो उसको आप क्या बोल देते हैं, पेरियंथ। तो वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट, ये आपके एग्जाम्पल हैं। एक इसके अंदर और आता है उसको बोल देते हैं वैक्सिलरी। तो थोड़ा सा इसको देखें, ये अरेंजमेंट आपके सामने दिख रहा है, क्या क्या है। तो इसके अंदर देखो अरेंजमेंट आपके पास क्लियरली अगर मैं बात करूं क्या अरेंजमेंट है, तो अरेंजमेंट अपने पास है। देखो ये वाला जहाँ पे देख रहे हो, ये आपस में एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहे, साइड बाय साइड है, तो ये वेलवेट टाइप है। यहाँ देखो सारे ओवरलैप कर रहे हैं एक दूसरे को, एकदम पैटर्न में चल रहा है ओवरलैपिंग, तो वो ट्विस्टेड है। जहाँ पे ओवरलैपिंग चल तो रही है, पर देखो कभी कोई पूरा अंदर दिख रहा है आपको, मैं थोड़ा कलर चेंज कर लूँ, पूरा अंदर दिखाई दे रहा है, कोई पूरा बाहर दिखाई दे रहा है, और बाकी सारे देखो ट्विस्टेड फॉर्म में। मतलब जो ट्विस्टेड अरेंजमेंट है वो पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा, तो वो एम्ब्रिकेट। और वैक्सिलरी में क्या है, देखो एक पूरी पेटल बाहर दिख रही है, फिर उसके अंदर देखो ऐसे बोल रहा हूँ मैं, ये पूरी एक पेटल बाहर है, ये वाली जो ये बनी है पूरी, फिर उसके अंदर देखो 2 पेटल हो गई ये वाली, कौन कौन सी, एक ये एक ये, फिर उसके अंदर ये 2 पेटल और हो गई देखो अंदर। तो ये अरेंजमेंट क्या कहलाता है, वैक्सिलरी। बड़ी वाली पेटल को बोलते हैं स्टैंडर्ड, फिर दोनों को, ये दोनों को विंग्स, इनको बोलते हैं कील, इसीलिए इस अरेंजमेंट को कील अरेंजमेंट बोलते हैं।
ये एग्जाम्पल थोड़े से आपको आइडिया होने चाहिए। फिर आपके पास जो है इसके अंदर ये टाइप्स ऑफ प्लेसेंटेशन है। प्लेसेंटेशन क्या होता है? ओव्यूल्स का अरेंजमेंट होता है ओवरी के अंदर। इसमें क्या है, मार्जिनल ऐसे दिख रहा है, मटर बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, बीच में सेंटर से सारे अटैच हैं। फिर एक्साइल, एक्साइल देखो ये यहाँ पे है इस तरह से, ऐसे जैसे संतरे वंतरे में होता है, आपको मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आपका ये हो गया पेराइटल, जहाँ पे पेरीफेरी ओवरी के सरफेस पे प्रेजेंट हैं ओव्यूल्स। तो ये आपके पास ये एग्जाम्पल हो गए। उसके अलावा ये फ्री सेंट्रल, ये आपके पास देखो सारे सेंटर में, बस किसी से अटैच नहीं है। फिर बेजल जो होता है, बेजल थोड़ा अरेंजमेंट में बता दूं, ऐसा होता है कि अगर वो स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, तो ओवरी का जो बेस है वहाँ पर प्रेजेंट होता है। और इन वालों की खासियत ये होती है कि इनमें एक ही ओव्यूल होता है इनसाइड ओवरी। ठीक है, बाकी इसमें देखो फ्रूट सीड की थोड़ा स्ट्रक्चर आपको आइडिया होना चाहिए, फ्रूट वगैरह सीड वगैरह का। तो इसके अंदर और एक फैमिली आएगी, वो भी थोड़ा पढ़ लेना। फैमिली आपके सिलेबस में जो है वो कौन सी है, बस सोलेनेशिया है। ठीक है, ये फेवेशिया है, ये वाली फैमिली सोलेनेशिया, जो पोटैटो फैमिली, टोमेटो फैमिली बोली जाती है, उसके सारे फीचर्स पता होने चाहिए, उसके एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए। फिर एनाटॉमी वाला थोड़ा चैप्टर है, उसके अंदर कुछ खास है नहीं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वगैरह के बारे में आपको क्वेश्चन आएगा, और वो आपका नॉर्मली छोटा सा ही है, उसके अंदर कुछ खास बात नहीं है, तो उसको आप एक बार देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में टॉपिक ही फ्रॉग आ रहा है, तो फ्रॉग में ठीक है आप इसको पढ़ेंगे, फ्रॉग वाला पोर्शन इतना वो नहीं है। ठीक है, सेल वाले चैप्टर में थोड़ा सा मैं एक डायग्राम आपको बता दूं, इम्पोर्टेंट एक है। जैसे ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होपफुली जानते होगे आप कि आपका ईआर दो तरह के होते हैं, आरईआर, एसईआर। और आरईआर के ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। और थोड़ा सा अगर याद हो, हमने पढ़ा था सेल के अंदर जो न्यूक्लियस वाला पोर्शन होता है, उसकी जो मेम्ब्रेन होती हैं दोनों, उसमें अगर यहाँ पे ये आरईआर है तो ये कॉन्टिन्यूटी में होता है, कौन सी मेम्ब्रेन के, न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन के साथ कॉन्टिन्यूटी में प्रेजेंट होता है, आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर ये गोल्गी बॉडीज़ होते हैं। गोल्गी बॉडीज़ का रोल क्या होता है, पैकेजिंग और मॉडिफिकेशन होता है। ये सिस्टर में प्रेजेंट होते हैं। एक इसका सिस रीजन है, ट्रांस रीजन है। सिस वाला रिसीव करता है जो प्रोटीन बना है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, और वो यहाँ पे आके इसको मॉडिफाई किया जाता है। कौन करता है, इसका ट्रांस वाला पार्ट मॉडिफाई करने के बाद उसको वहाँ भेज देता है जहाँ जरूरत है। गोल्गी बॉडीज़ मेनली इसको पैकेजिंग और मॉडिफिकेशन बोलते हैं। बाकी एक पोर्शन इंपॉर्टेंट था कि गोल्गी बॉडीज़ का एक रोल और है कि प्रोटीन्स की पैकेजिंग और मॉडिफिकेशन करने के साथ साथ वो एक काम करता है। एक होता है ग्लाइकोसाइडेशन ऑफ लिपिड्स एंड ग्लाइकोसाइडेशन ऑफ प्रोटीन। सिंपल मतलब है ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स को बनाना, ये काम करता है। अगर डिस्कवरी फंक्शन वंक्शन क्लियर है। फिर माइटोकॉन्ड्रिया में थोड़ा सा स्ट्रक्चरली अगर हम जाएं तो हमने पढ़ा है कि माइटोकॉन्ड्रिया में आउटर मेम्ब्रेन होती है, इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन जो होती है क्रिस्टा फोल्डिंग की फॉर्म में होती है, और उसके बीच में फ्लूइड सा भरा होता है, उसको मैट्रिक्स बोल देते हैं। और इनर और आउटर मेम्ब्रेन के बीच के स्पेस को आप क्या बोल देते हैं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोला जाता है। जो आपका मैट्रिक्स वाला पोर्शन इसके अंदर, वहीं आपके इसके अंदर राइबोसोम होते हैं अपने 70s टाइप, और आपके सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है उसके अंदर ही। और आप इसके अंदर अगर जाओगे तो आपको मिलेगा क्रिस्टा जो होता है, क्रिस्टा उसकी सरफेस पे ऐसे ऑक्सीजोम नाम के स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें रेस्पिरेशन चलता है। F0 F1 पार्टिकल होता है, और यहीं पे एनर्जी बनती है एटीपी जिसको बोलते हैं। डबल मेम्ब्रेन होता है, ये थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। वैसे मैं बता दूं क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। देखो, गोल्गी बॉडीज़, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, उसके अलावा आपका जो क्लोरोप्लास्ट जिसे प्लास्टिड पूरा बोल रहे हैं, सेल मेम्ब्रेन हो गई, ये सब डबल मेम्ब्रेन सिस्टम है।
फिर सिंगल मेम्ब्रेन में एक आपका आता है टोनोप्लास्ट की लेयर एक ही होती है, आपको पता है, वैक्यूल के अंदर। फिर आपका लाइसोसोम होता है सिंगल मेम्ब्रेन। उसके अलावा आपका ए मेम्ब्रेनस में राइबोसोम का नाम आता है, थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। बाकी पावर हाउस ऑफ द सेल वगैरह ये सब, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर वगैरह, ठीक है। तो ये ग्रानम, स्ट्रोमा, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, ये सब आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको जस्ट अ मिनट। प्लास्टिड जनरली, अगर मैं प्लास्टिड की बात करूँ तो प्लास्टिड में क्या पढ़ा है हमने, 3 पार्ट होते हैं सर। प्लास्टिड में 3 पार्ट होते हैं अपने पास, ठीक है। क्या पार्ट होते हैं, तो प्लास्टिड में अपने पास होता है क्लोरोप्लास्ट, एक क्रोमोप्लास्ट, एक ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट आपका कलर वगैरह होता है, ल्यूकोप्लास्ट में आपका स्टोरेज ऑफ फूड होता है। 3 तरह के पार्ट होते हैं जनरली, मैं इसको बिल्कुल आपको दिखा दूँ। तो ये आपका क्रोमोप्लास्ट कलरफुल पिगमेंट होता है। ल्यूकोप्लास्ट में प्लास्टिक वेरी साइज के स्टोरेज ऑफ फूड का काम करते हैं। इसमें स्टोरेज ऑफ फूड में आपके पास 3 होते हैं जनरली। जो ल्यूकोप्लास्ट होता है उसमें स्टोरेज ऑफ फूड के लिए आपके पास 3 पार्ट में उसको डिवाइड किया जाता है। एक होता है अमाइलोप्लास्ट जो आपका स्टोर करेगा कार्बोहाइड्रेट स्टार्च की फॉर्म में वगैरह में, इलायोप्लास्ट ऑयल्स को या फैट को, और एक एलरोप्लास्ट होता है जो प्रोटीन को स्टोर करता है, ठीक है। कलरलेस पिगमेंट होते हैं। बाकी इनमें मेन स्ट्रक्चर तो क्या है, क्लोरोफिल को कंटेन करने वाला क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन लेयर होता है, दिख ही रहा है आपको। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस वगैरह भी होगा इसके अंदर। स्ट्रोमा उसके एम्प्टी स्पेस को बोलते हैं, और जो उसके बीच में बिल्डिंगें खड़ी हैं जहाँ पे, उसको बोलते हैं ग्राना। और एक ग्राना के सिंगल सिंगल कॉइन को बोलते हैं थाइलाकोइड। इसमें ज़्यादा क्या ध्यान रखना है कि भाई जो ग्रानम होता है वहाँ पे डार्क रिएक्शन चलती है फोटोसिंथेसिस की, और जो स्ट्रोमा होता है वहाँ पे लाइट रिएक्शन। अब आपको मैं एक चीज़ और बता दूं कि भाई जो ग्रानम होता है, जो ये ग्रानम पूरा ये बिल्डिंगें खड़ी हैं, तो ये ग्रानम आपस में कनेक्ट करते हैं एक लेयर से, एक पार्ट से, उसको बोलते हैं स्ट्रोमा लेमला। यहाँ पे भी लाइट रिएक्शन होती है क्योंकि स्ट्रोमा लेमला और जो थाइलाकॉइड होता है सिर्फ यहीं पे क्लोरोफिल प्रेजेंट है, इसीलिए लाइट रिएक्शन यहाँ होगी। और आपका स्ट्रोमा में सारे एंजाइम है, इसीलिए डार्क रिएक्शन यहाँ होती है, ठीक है। एक इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपका डायग्राम में थोड़ा मैं जाऊँ तो सीलिया फ्लैजिला का डायग्राम है। क्या होता है, 9+2 अरेंजमेंट होता है। कैसे 9+2 अरेंजमेंट है सर, कुछ बड़ी चीज़ नहीं है। जो एक धागा है सीलिया फ्लैजिला का, उसका मैंने एक सेक्शन काटा है तो मुझे ऐसा दिखाई देगा। क्या बोलते हैं, ट्रांसफर सेक्शन, ठीक है। ट्रांसफर सेक्शन आपने कट किया है। अब ये पूरा स्ट्रक्चर क्या कह रहा है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। भाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, बाहर की लेयर है। फिर 9 डबलेट वाले माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं। देखो ये दो 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 सब डबलेट है, ठीक है। ये आपस में जहाँ से कनेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं इंटर डबलेट ब्रिज। जो ये और 2 सेंटर में माइक्रोट्यूब्यूल, इनको अलग अलग काउंट करते हैं। तो ये 10 काउंट कर लो, ये 11 काउंट कर लो। तो 9 तो ये वाले, 10 11, तो इसलिए 9+2 पहली बात, ठीक है। फिर जो ये आपस में जितने भी, देखो जितने भी यहाँ माइक्रोट्यूब्यूल हैं वो स्पेशल टाइप के प्रोटीन से बने होते हैं। ट्यूबुलिन नाम का प्रोटीन होता है, ठीक है। ट्यूबुलिन प्रोटीन बना होता है बेसिकली, वो स्पेशल टाइप का प्रोटीन अगर मैं बात करूँ वो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर फिर आपका जो आता है ये इंटर डबलेट ब्रिज होता है, जो इनको 9 जो हैं इनको आपस में कनेक्ट करता है। इन डबलेट्स को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है। ये किसका बना होता है सर, एक प्रोटीन है, डायनिन प्रोटीन, DYENIN, डायनिन प्रोटीन।
और बीच में देखो ये कवरिंग है ब्लैक सी, सेंट्रल शीथ बोल रहे, सेंट्रल शीथ बोला जा रहा है इस कवरिंग को, ठीक है। और देखो हर किसी माइक्रोट्यूब्यूल से जो एक ट्यूब्यूल है उससे क्या आ रहा है, देखो यहाँ पे एक छड़ी सी निकल के आ रही है, देखो इस तरफ भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, कॉल्ड एज रेडियल स्पोक, ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट बात इसमें ध्यान रखना कि भाई आपका जो ये रेडियल स्पोक वगैरह निकल के आ रहा है, तो आपका टोटल इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को छोड़कर, मतलब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हटा दो, बाकी जो ये इंटरनली सारा पोर्शन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा, उस सबको बोलते हैं एक्सोनीमे, NEME, ठीक है। मैं रिपीट कर देता हूँ, AXONEME, एक्सोनीमे या एक्सोनीमल कॉम्प्लेक्स बोला जाता है, ये आता है इंपॉर्टेंट। बाकी सेंट्रियोल में थोड़ा सा इसमें एक बेसिक आपको लेकिन चीज़ बता दूं, सेल के अंदर जब आप कभी चलते हैं तो आपको एक बात पता होनी चाहिए, वो क्या, आपका सेल है, ठीक है। सेल के अंदर आपके पास स्ट्रक्चर क्या क्या होते हैं, देखो सेल की बॉडी पे जो बाहर स्ट्रक्चर है उनको बोल देते हैं बेजल बॉडीज, ठीक है। और सेल के अंदर स्ट्रक्चर होते हैं उनको बोलते हैं सेंट्रियोल्स या सेंट्रोजोम। तो ध्यान रखना, इनसे निकल के आते हैं सीलिया फ्लैजिला बेजल बॉडीज से, और इनसे निकल के आते हैं स्पिंडल फाइबर। थोड़ा सा ध्यान रख लेना इस चीज़ को कि बेजल बॉडीज से निकल के आते हैं सीलिया फ्लैजिला। तो जो सेंट्रियोल या सेंट्रोजोम और बेजल बॉडी का स्ट्रक्चर है वो सेम होता है, और ये स्पिंडल फाइबर और सीलिया फ्लैजिला का स्ट्रक्चर सेम होता है। थोड़ा सा बस आइडिया होना चाहिए, बाकी इतना डिटेल में इसमें आएगा नहीं। सेंट्रोजोम जनरली क्या होता है बेटे, आपका एक तरह से एक सेल के अंदर दो सेंट्रियोल होते हैं, दोनों के ग्रुप को मिला के सेंट्रोजोम बोलते हैं। सेंट्रियोल का रोल क्या है, स्पिंडल फाइबर वगैरह बनाता है। अरेंजमेंट क्या होता है 9+0, पर इसमें थोड़ी सी कंडीशन ऐसी होती है, जो हमारे पास ये स्ट्रक्चर दिख रहा है आपके सामने सीलिया फ्लैजिला का, ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है, पर यहाँ पे ट्रिपलेट वाले होते हैं, होते 9 हैं पर ट्रिपलेट होंगे सेंट्रोजोम सेंट्रियोल में। सेंटर में कोई रिंग नहीं होती, ठीक है। इंटर ट्रिपलेट ब्रिज होता है, और यहाँ से रेडियल स्पोक आ रहा होता है, और बीच के स्ट्रक्चर को हब बोलते हैं। तो ये पूरा स्ट्रक्चर बैलगाड़ी के पहिए की तरह दिखता है, कार्ट व्हील स्ट्रक्चर, और इसीलिए इसको 9+0, 9 क्या है ट्रिपलेट हैं, लेकिन 3-3 वाले, यहाँ क्या है 2-2 वाले हैं, और 0 मतलब सेंटर में कुछ नहीं है। तो इस वाले स्ट्रक्चर को कार्ट व्हील स्ट्रक्चर के नाम से भी जाना जाता है, ये ध्यान रख लेना। थोड़ा सा न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस में रॉबर्ट ब्राउन साहब ने डिस्कवर किया था ये पूरा स्ट्रक्चर, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको ऐसे दिखा दूं कि न्यूक्लियस का पूरा स्ट्रक्चर, या सेल मान लो आप इसे, और इस सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस की पहली बात डबल मेम्ब्रेन है सर, ठीक है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। और मैंने अभी बात की थी कि भाई इसकी आउटर मेम्ब्रेन कॉन्टिन्यूटी में होती है RER की मेम्ब्रेन से, इसीलिए इसके ऊपर भी राइबोसोम प्रेजेंट होंगे आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। उसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और ये साइटोप्लाज्म, इनके बीच एक्सचेंज होता है सबस्टांसेस का, जिस पोर से उसे बोलते हैं न्यूक्लियर पोर्स, ठीक है। और न्यूक्लियस के अंदर फिर वो DNA, हिस्टोन, प्रोटीन, ये सब प्रेजेंट होता है। जो आपका DNA और हिस्टोन प्रोटीन का पूरा स्ट्रक्चर होता है, ये हमने पढ़ा था कि सर ये ऐसे न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। ये हिस्टोन प्रोटीन है, इसके ऊपर DNA, न्यूक्लियोसोम, एक सिंगल को न्यूक्लियोसोम, और जो पूरी चेन होती है उसे क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन फाइबर या क्रोमैटिन, ठीक है। हिस्टोन आपका बेसिक नेचर का होता है, DNA एसिडिक नेचर का होता है, उसको न्यूट्रलाइज करता है। नॉन हिस्टोन प्रोटीन उस न्यूक्लियोसोम स्ट्रक्चर को बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। फिर आते हैं ये क्रोमोसोम के बेस पर थोड़ा सा आपके पास डिफरेंस आता है, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना।
कि भाई अगर दोनों आर्म्स बराबर हैं तो मेटासेंट्रिक, एक आर्म थोड़ी छोटी है थोड़ी बड़ी है तो सब मेटासेंट्रिक, एक बहुत छोटी एक बहुत बड़ी तो आपका एक्रोसेंट्रिक, एक ना के बराबर एक बहुत बड़ी तो टीलोसेंट्रिक। और आपके मेटासेंट्रिक वाले पे कुछ स्पेशल टाइप के रीजन होते हैं, बस ध्यान रखना, सैटेलाइट डीएनए बोल देते हैं, ठीक है। और माइक्रो बॉडीज़ छोटी छोटी बॉडीज़ होती हैं जो ऑर्गेनेल से भी छोटे साइज़ की हैं, ठीक है। और आपकी मेम्ब्रेन बाउंड होती हैं ये भी। और इन बॉडीज़ का रोल क्या होता है, एंजाइम वगैरह बनाते हैं, जैसे हमने पढ़ा था फ्रेगमोप्लास्ट। देखो फ्रेगमोप्लास्ट, एक बच्चे ने मेरे से डाउट भी पूछा था, फ्रेगमोप्लास्ट क्या होता है, जो सेल डिवीज़न के दौरान प्लांट सेल में जो सेल प्लेट बनाते हैं, जिससे प्लांट सेल दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, वो वाला क्या पोर्शन होता है, फ्रेगमोप्लास्ट कहलाता है, ठीक है। फ्रेगमोप्लास्ट के नाम से आप उसे बुला लेते हैं। डन। फिर आपका बायोमोलिक्यूल का चैप्टर है। बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर में थोड़ा सा अगर हम लोग देखेंगे तो बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट है भाई, इसमें बेसिक चीज़ अगर मैं बात करूँ तो आपका वो ठीक है कि आपके पास सारा होना चाहिए। देखो 4 कंपोनेंट मेनली अपने पास है। बायोमोलिक्यूल को स्टार्ट करें तो मेन चीज़ क्या होती है, बायोमोलिक्यूल जो एक स्ट्रक्चर है, तो बायोमोलिक्यूल में हम 2 पार्ट पढ़ते हैं, एक आपका ऑर्गेनिक और एक इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक वाले पोर्शन में क्या होता है आपका, ऑर्गेनिक वाले पोर्शन में 2 होते हैं, माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल। और यहाँ पे इनऑर्गेनिक में वाटर, मिनरल्स और गैसेज होती हैं। तो माइक्रो और मैक्रो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वही आपसे क्वेश्चन पूछता है माइक्रो और मैक्रो में क्या इंपॉर्टेंट है। माइक्रो वाले आपके होते हैं मोनोमर, जैसे ग्लूकोज आपका, उसके बाद अमीनो एसिड, फैट्स, लिपिड, ये सब आपके क्या होते हैं, लिपिड्स कह रहा हूँ मैं, फैट्स, ग्लिसरॉल आपका ग्लिसरॉल और आपका न्यूक्लियोटाइड्स। और जो इनके पॉलीमर होते हैं जिनको हम बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स, आपका कार्बोहाइड्रेट्स, उसके अलावा लिपिड्स, ये सब क्या कहलाएंगे, ये आपके कहलाते हैं जनरली क्या बोलते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल। अब जनरली होता क्या है, जो माइक्रो वाले होते हैं उसमें आपके बायो माइक्रो मॉलिक्यूल में उनका मॉलिक्यूलर वेट होता है 18 से 800 डाल्टन का, ठीक है। और बायो मैक्रो वालों का उनका आपका 10,000 डाल्टन या उससे भी ज़्यादा होता है। इसमें एक एक्सेप्शन है, वो क्या है, लिपिड्स। लिपिड्स का 800 डाल्टन होने के बावजूद भी वो मैक्रो में काउंट होता है। इसको इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, ट्राईक्लोरो एसिटिक एसिड का एक्सपेरिमेंट था। उसमें उन्होंने आपका जो है किसी वेजिटेबल का या लीफ का या किसी ऑर्गन के पार्ट का ग्राइंड किया और उसको सॉल्यूशन तैयार किया। तो सॉल्यूशन जब तैयार किया तो आपको उसमें देखने को मिलेगा 2 तरह का। उन्होंने उसको फिल्टर करने के बाद एक एसिड सॉल्युबल मिला और एक एसिड इनसॉल्युबल मिला। तो जो फिल्टर होके चला गया वो एसिड सॉल्युबल नीचे फिल्टर में आया, फिल्ट्रेट में, और जो ऊपर छन के रह गया वो एसिड इनसॉल्युबल। जो सॉल्युबल था वो आपका माइक्रो मॉलिक्यूल थे, जो इनसॉल्युबल था वो मैक्रो मॉलिक्यूल थे। सिंपल बात है, ये आपके पास आता है, ठीक है। बाकी ये बात ध्यान रखना कि ऑर्गेनिक वाले जो होते हैं वो जल जाते हैं पूरे, कोई ऐश या राख प्रोड्यूस नहीं करते, इनऑर्गेनिक वाले आपके प्रोड्यूस करते हैं। बाकी इसमें अगर मैं बात करूँ इस चैप्टर में हमें क्या ध्यान रखना है, चैप्टर में हमें ध्यान रखना है, जैसे मैं बताऊँ कि सिंपली मान लो मैक्रो मॉलिक्यूल है प्रोटीन, तो ये पॉलीमर है, इसका मोनोमर है अमीनो एसिड, और इसके अंदर बॉन्ड होता है जिससे जुड़ते हैं पेप्टाइड बॉन्ड या अमाइड बॉन्ड, एक बात। फिर मान लो मैक्रोमोलिक्यूल है पॉलीसेक्राइड या कार्बोहाइड्रेट, इसके अंदर जो है आपका इसका मोनोमर है मोनोसेक्राइड या ग्लूकोज वगैरह, इनके बॉन्ड क्या हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। सेम ऐसे ही लिपिड्स की बात करें जिसमें फैट्स और ऑयल्स आते हैं, तो लिपिड्स का मोनोमर है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, इसके बॉन्ड का क्या नाम है, एस्टर बॉन्डिंग है सर इसके अंदर, खत्म बात। फिर आपका पॉलीन्यूक्लियोटाइड या न्यूक्लिक एसिड बोल रहे हो आप, इसमें डीएनए आरएनए आते हैं, इसके मोनोमर को क्या बोलते हैं सर, न्यूक्लियोटाइड, इसके बॉन्ड को क्या बोलते हैं आप, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें। फिर उसके बाद इसमें सीधे सीधे आपको थोड़ा सा देखो यहाँ पे एक एक कॉन्सेप्ट आता है जो कि प्रोटीन में आता है, वो होता है ज्यूट्रैन। एक नॉर्मल प्रोटीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, एक कार्बन, एक कोई आपका दैट इज एल्काइल ग्रुप, एक हाइड्रोजन रिप्लेसेबल, एक कार्बोक्सिलिक एसिड और एक अमाइन ग्रुप, ठीक है। अब ये होता है तो ये आपका अगर इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा, ये एक बेसिक अमीनो एसिड का, बेसिक मतलब फंडामेंटल अमीनो एसिड का एग्जाम्पल है। तो क्या होता है, ये इसका O निकल के यहाँ चला गया H टूट के, और ये बन गया H3+ और ये बन गया COO-। तो अगर एक साथ
किसी भी किसी भी मॉलिक्यूल पर एक साथ इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव आयन होंगे तो ड्यूटेरायन है। तो ये अमीनो एसिड की ड्यूटेरायन फॉर्म है, आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास ये एग्जाम्पल में कौन कितना परसेंट है, थोड़ा सा इसको देखेंगे आप। फिर मेटाबोलाइट्स प्राइमरी सेकेंडरी आते हैं। देखो मेटाबोलाइट्स पे आपको क्वेश्चन आए कि व्हाट आर प्राइमरी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। तो भाई प्राइमरी मेटाबोलाइट वो हैं जिनका आपको पूरा पाथवे फंक्शन वगैरह पता है, जैसे प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट। वो सेकेंडरी जिनके बारे में आप प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है उनके पाथवे की, तो ये आपके सेकेंडरी मेटाबोलाइट के एग्जाम्पल हैं। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आता है लेक्टिन वाला बताओ कौन सा है, कॉनकैवलिन। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन आते हैं आपके पास। ओके, तो अभी चलते हैं इसके अंदर को बायोमैक्रोमोलिकुलर। फिर आपका ये कंपोनेंट है। प्रोटीन की बात की मैंने, न्यूक्लिक एसिड की, उसके बॉन्ड अभी ध्यान रखना लास्ट टाइम पे यही है। 20 डिफरेंट अमीनो एसिड होते हैं जिससे प्रोटीन मिलके बना होता है। ठीक है, प्रोटीन में आपके पास एक सिंपल चीज़ है कि कुछ अमीनो एसिड के एग्जाम्पल ध्यान रख लेना। ग्लाइसिन का ये स्ट्रक्चर है, एलेनिन का ये है। उसके बाद ये प्रोटीन के एग्जाम्पल है, जैसे कोलाजन मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन होता है एनिमल के अंदर। फिर ऐसे ही रुबिस्को मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है प्लांट के अंदर। उसके बाद ट्रिप्सिन एक एंजाइम है। इंसुलिन आपको पता है हार्मोन है। एंटीबॉडी फाइट्स इन्फेक्शन, आपको पता है एंटीबॉडी के लिए हम प्रोटीन क्या बोलते हैं, ग्लोबुलिन प्रोटीन। ठीक है, फिर आपको याद होगा आपका फिब्रिनोजन प्रोटीन। उसके अलावा आपका एक और प्रोटीन होता है दैट इज एल्बुमिन प्रोटीन, ऑस्मोरेगुलेशन के लिए। फिब्रिनोजन आपका किसके लिए, क्लोटिंग के लिए। रिसेप्टर मॉलिक्यूल ये हो गए। और ग्लूटाफोर क्या होता है, एक ऐसा प्रोटीन है जो कि ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करता है सेल्स के अंदर। ठीक है, ये टेबल थोड़ी सी ध्यान होनी चाहिए। बाकी पॉलीसेकेराइड लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो सॉरी आपका मोनोसेक्राइड्स। ठीक है, तो थोड़ा इसमें मोनोसेक्राइड वगैरह में आपके पास स्ट्रक्चर वगैरह थोड़ा पता होना चाहिए। ठीक है, फिर ये आप क्या जाते हैं, जस्ट अ मिनट। ठीक है, ये शुगर वगैरह का स्ट्रक्चर आपके पास, ग्लूकोज का हो गया, इसका हो गया, ये आपस में जुड़ेंगे तो आपका बॉन्ड तैयार होगा, दैट इज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हो गया। ठीक है, स्टार्च आपका ब्लू कलर देता है आयोडीन के साथ, ये आपको जनरली पता होना चाहिए। सेलुलोज पॉलीमर है किसका, ग्लूकोज का। ग्लाइकोजन पॉलीमर है किसका, ग्लूकोज का। तो ये कुछ इनोलिन पॉलीमर है किसका, फ्रक्टोज का। देखो ये चीज़, कैटिन पॉलीमर है किसका, नैग और नैम का। ये कुछ बातें आपको थोड़ा आइडिया रखना चाहिए। न्यूक्लिक एसिड में डीएनए आरएनए है, तो ये आपको पता होना चाहिए। डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड आपका आरएनए। डीएनए के बारे में थोड़ा सा बस पता होना चाहिए कि भाई आपका जो इनके पास कंपोनेंट होते हैं, थोड़ा सा मैं इसको बेसिकली एक आइडिया दूं आपको, तो आपको पता होगा कि भाई जो डीएनए होता है उनके न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है, नाइट्रोजनस बेस, फॉस्फेट ग्रुप, पेंटोस शुगर। यहाँ पेंटोस शुगर डीऑक्सीराइबोज है नाइट्रोजनस बेस में। एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन हो सकता है। जबकि आरएनए में ये चीज़ क्या होती है, जो राइबोज शुगर होता है पेंटोज में, आपका फॉस्फेट ग्रुप होता है और आपका क्या होता है, ए टी की जगह यू आ जाता है। ये थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। बाकी बेसिक डीएनए वीएनए क्या होता है आपको आइडिया रहना चाहिए। फिर ये स्ट्रक्चर, प्रोटीन के स्ट्रक्चर दिखा रहा है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी। प्राइमरी में क्या होता है, एक सीधी चेन होती है और उस पर स्टार्टिंग में एन और सी टर्मिनल, पहले अमीनो एसिड का एन खाली होता है और इधर ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तो एन और सी टर्मिनल सीधी चेन है। अमीनो एसिड आपस में जुड़े हैं बस पेप्टाइड बॉन्ड से, खत्म बात। सेकेंडरी बारे में देखो, आपके पास स्ट्रक्चर कुछ ऐसे आते हैं, ऐसे फोल्डिंग्स में प्रेजेंट है। ठीक है, तो आपके पास दो तरह के सेकेंडरी में स्ट्रक्चर आते हैं, एक होता है ऐसे अल्फा हेलिक्स बोलते हैं और एक होता है ऐसे बीटा प्लेटेड शीट में होते हैं। तो ये आपस में अमीनो एसिड जुड़े होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड से, साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है इधर भी। तो सेकेंडरी वाले में क्या है, पेप्टाइड और हाइड्रोजन बॉन्ड दोनों होते हैं। टर्शरी वाला, अगर सेकेंडरी वाले आपस में जुड़ जाएं और वो लेकिन जुड़े कैसे, डाइसल्फाइड बॉन्ड से, तो वो टर्शरी पहुंच गया। एग्जाम्पल मायोग्लोबिन है आपका, मसल प्रोटीन होती है जिसकी वजह से मसल रेड कलर की होती है, पिगमेंटेशन वाली। ठीक है, उसके बाद क्वाटरनरी वाले में क्या हो रहा है, टर्शरी वाले स्ट्रक्चर जो है जिनमें आपके कौन कौन से बॉन्ड हैं, अमाइड बॉन्ड या पेप्टाइड, हाइड्रोजन और आपका एक हो गया डाइसल्फाइड बॉन्ड, वो स्ट्रक्चर अगर आपस में जुड़ने लग जाएं वेंडरवाल फोर्सेस से, तो क्वाटरनरी हो गया। एग्जाम्पल हेमोग्लोबिन हो गया। हेमोग्लोबिन में एक बात जानना, दो अल्फा और दो बीटा चेन होती है, कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है। बॉन्डिंग पूछ रहा है, ये आपको जनरली पता है। ठीक है, फिर इसमें आता है एंजाइम का टॉपिक। तो एंजाइम में आपका बायोकैटलिस्ट होते हैं,
एंजाइम के पास एक एक्टिव साइट होती है ना। एंजाइम जो होता है उसके पास एक एक्टिव साइट होती है, जिस साइट पे आके कौन अटैच करता है, कोई मॉलिक्यूल जिसको सबस्ट्रेट बोलते हैं, और इसको तोड़ के प्रोडक्ट में ले आता है। तो ये होता है। अब अगर सबस्ट्रेट की तरह दिखने वाला कोई मॉलिक्यूल है तो उसको कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर बोल देते हैं। फिर एंजाइम का किस तरह से एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, जिस एनर्जी पर सबस्ट्रेट किस में कन्वर्ट हो जाए, प्रोडक्ट में, एक्टिवेशन एनर्जी। तो अगर आप एंजाइम नहीं यूज़ करोगे तो एनर्जी ज़्यादा होती है, इसीलिए कम रेट ऑफ रिएक्शन होती है। अगर आप एंजाइम यूज़ करोगे तो एनर्जी कम लगती है, इसीलिए रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है। ठीक है, सिंपल चीज़ है। बाकी एंजाइम के प्रोसेस को अगर आप देखो, ये कुछ ऐसा दिख रहा है कि भाई पहले एंजाइम सबस्ट्रेट इससे बाइंड होता है, कॉम्प्लेक्स बनता है, फिर प्रोडक्ट बनता है, फिर ये आपका रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, इसमें फिर आपका एंजाइम का जनरली क्या इम्पैक्ट पड़ता है, कौन कौन सी चीज़ें एंजाइम को एफेक्ट करती हैं। एक तो मैंने कहा कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, कि कोई सबस्ट्रेट की तरह दिखने वाला मॉलिक्यूल वो आकर अटैच करा तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है। टेम्परेचर, पीएच, और ये आपका सबस्ट्रेट का अमाउंट। तो भाई यहाँ पे मैं बिल्कुल बताऊँ कि टेम्परेचर और पीएच के साथ तो क्या है, फिक्स टेम्परेचर और पीएच होना चाहिए, उस पर एंजाइम काम करता है, ये रहा पॉइंट। इसके इधर या उधर एंजाइम एक्टिविटी खत्म, इस पॉइंट पे मैक्सिमम होगी। ठीक है, इधर आइए सबस्ट्रेट वाले केस में क्या होता है। भाई स्टार्टिंग में सबस्ट्रेट बढ़ाते जाओगे तो एंजाइम एक्टिविटी बढ़ती जाती है, ज़्यादा एंजाइम आते जाएंगे, पर एक पॉइंट पे जाके एंजाइम सारे यूज़ हो गए, एक्टिविटी मैक्सिमम हो गई, कांस्टेंट हो जाती है। सैचुरेशन पॉइंट, यहाँ जो वैल्यू होगी वी मैक्स वैल्यू बोल देते हैं, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, और उसी की आधी को वी मैक्स हाफ, इसी को कई बार लिखते हैं के एम वैल्यू, ध्यान रख लेना बस ये क्वेश्चन। फिर एंजाइम की क्लासिफिकेशन है, तो एंजाइम की क्लासिफिकेशन में क्या आ रहा है, ऑक्सीडेटिव ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ट्रांसफरेज ट्रांसफर करवाएगा, हाइड्रोलेज मॉलिक्यूल्स को तोड़ेगा इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, लाइज मॉलिक्यूल्स को तोड़ेगा इन द एब्सेंस ऑफ आपका, दैट इज क्या बोल रहा हूँ मैं, हाइड्रोलेज मॉलिक्यूल को ब्रेक करता है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, लाइज मॉलिक्यूल को ब्रेक करेगा इन द एब्सेंस ऑफ वाटर, आइसोमरेज आइसोमर एक आइसोमर को दूसरे में कन्वर्ट कर देगा, लाइगेज जो डीएनए वगैरह के कंपोनेंट्स को आपस में जोड़ देता है, फ्रैगमेंट्स को जोड़ने का काम करेगा। कोफैक्टर क्या होते हैं एंजाइम के साथ, मेनली क्या होता है, एंजाइम प्रोटीन का बना होता है, प्रोटीन का बना हुआ होगा मेनली एंजाइम बोलते हैं, अगर वो न्यूक्लिक एसिड का बना है तो राइबोजाइम बोलते हैं, एक बात ये। उसके अलावा आपका एपो एंजाइम की अगर मैं बात करूं तो एपो एंजाइम वाला पोर्शन थोड़ा सा हम लोग समझे कि भाई आपका एपो एंजाइम का पोर्शन क्या होता है। देखो क्या होता है कि एंजाइम दो तरह के होते हैं, एंजाइम की अगर आप बात करेंगे तो एक होता है सिंपल एंजाइम, सिंपल एंजाइम क्या है, जहाँ पे सिर्फ प्रोटीन होता है। एक होता है कॉन्जुगेटेड, कॉन्जुगेटेड क्या है, जहाँ पे प्रोटीन भी है और प्रोटीन के साथ नॉन प्रोटीन पार्ट भी है, तो हम कॉन्जुगेटेड की बात कर रहे हैं। तो किसी भी कॉन्जुगेटेड प्रोटीन एंजाइम में जो प्रोटीन वाला पार्ट है वो एपो एंजाइम है, और जो नॉन प्रोटीन पार्ट है वो कोफैक्टर है, सिंपल। अच्छा, ये दोनों की रिक्वायरमेंट होती है। अब जो कोफैक्टर है वो दो तरह का होता है, दो क्या तीन तरह का मान लो, प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम और मेटल। प्रोस्थेटिक वाला क्या होता है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो हमेशा एपो एंजाइम से जुड़ा रहेगा, चाहे एक्टिविटी की रिक्वायरमेंट हो या ना हो। एंजाइम फंक्शन कर रहा है तब भी जुड़ा रहेगा, नहीं कर रहा है तब भी जुड़ा रहेगा। इसमें हेम एक एग्जाम्पल है, किस किस वाले के साथ जुड़ा है, परऑक्सीडेज और कैटालेज के साथ। आप समझिए, हेम एक प्रोस्थेटिक ग्रुप है, परऑक्सीडेज और कैटालेज एक एपोएंजाइम है। कोएंजाइम ये आपका, देखो कोएंजाइम और मेटल आयन के साथ क्या है, एपोएंजाइम के साथ टेम्परली पीरियड में आके जुड़ते हैं जब एंजाइम एक्टिविटी की रिक्वायरमेंट है, नहीं तो नहीं जुड़ेंगे। इसमें क्या हो रहा है, देखो लिखा ना ट्रांजिएंट फेज, इसमें एक एग्जांपल है, एक है विटामिन नियासिन, विटामिन B3 या B5 है, ठीक है। ये एक एपोएंजाइम है, नेड या निकोटिना डाइमाइड, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, या निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट बोला जाता है लास्ट में। तो ये एक एपोएंजाइम है और इनके साथ कौन आके अटैच कर रहा है, विटामिन, तो ये एक कोएंजाइम है। मेटल आयन बहुत अच्छा एग्जांपल है इसका, कि वो जो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जब कन्वर्ट होता है तो वहाँ पे हेक्सोकाइनेज नाम का एपोएंजाइम यूज है, साथ में Mg2+ मेटल आयन है, तो ये मेटल आयन का एग्जांपल है, ठीक है।
फिर इसमें आ जाइए, देखो सेल साइकिल वाला चैप्टर है। तो सेल साइकिल वाले चैप्टर की थोड़ी सी हम लोग बात करें, ठीक है। तो सेल साइकिल वाला चैप्टर जो है अपने पास इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, देखो सेल साइकिल आपको पता है, सेल डिवीज़न सेल साइकिल दो चीज़ें हैं। मेनली इसका मैं अगर बात करूं तो सेल साइकिल में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इसका ये पूरा डायग्राम। क्या होता है सेल साइकिल में, आपके पास दो फेज़ आती हैं। एक होती है इंटरफेज़, जिसमें G1 एस फेज़ और G2 फेज़ आती है। इंटरफेज़ आपका रेस्टिंग फेज़ होता है जहाँ पे सेल एक्चुअली डिवाइड नहीं करता है। फिर एक आती है एम फेज़, इसको डिवीज़न फेज़ बोलते हैं, ये डिवाइड करता है। ह्यूमन बीइंग की सेल साइकिल 24 आवर की, जिसमें एक आवर सिर्फ एम फेज़ होता है, बाकी सारा इंटरफेज़ है। अच्छा, इंटरफेज़ को जो है प्रिपरेटरी फेज़ भी बोलते हैं, क्योंकि इस फेज़ में सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है डिवीज़न के लिए। अब आप समझिएगा एक चीज़, एम फेज़ में माइटोसिस मियोसिस होती है, डिवीज़न। माइटोसिस में अगर हमें पता हो तो एक सेल जो डिप्लॉयड होता है वो डिवाइड होकर आ जाता है दो डिफरेंट डिप्लॉयड सेल्स में, मतलब प्लॉयडी ऑफ द सेल रिमेन्स सेम, डॉटर सेल्स। मियोसिस में प्लॉयडी ऑफ द सेल रिमेन्स हाफ हो जाती है, तो वो मियोसिस कहलाती है। तो इसमें जो है आपके पास जो G1 फेज़, एस फेज़ और G2 फेज़ है। तो होता क्या है, यहाँ सेल डिवाइड करता है, यहाँ सेल का DNA वगैरह डबल होता है, ठीक है। ऑर्गेनेल वगैरह खैर यहीं डबल हो जाती हैं G1 फेज़ में, लेकिन सेंट्रियोल और आप जनरली अगर मैं बात करूँ इसके अंदर DNA यहाँ डबल होता है। G2 फेज़ में आपका क्या होता है, G2 फेज़ में सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है एम फेज़ के लिए, ठीक है। तो आपका G1 फेज़ यहाँ से एस फेज़ आएगा जहाँ पे सब डिवाइड होगा DNA वगैरह, फिर G2 फेज़ आएगा और यहाँ से फिर डिवाइड होकर दो पार्ट में आ जाएंगे। तो ये होता है सबसे छोटी सेल साइकिल, यीस्ट की बोलते हैं यूकैरियोट में 90 मिनट की। अगर आप प्रोकैरियोट को भी लेंगे साथ में या सारे ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे तो 20 मिनट्स की होती है इकोलाई के अंदर, ठीक है। फिर एम फेज़ में जनरली इनके अंदर मैं बात करूँ, ये आपका प्रोफेज़ है। प्रोफेज़ में क्या होता है सर, वो जो DNA था आपका क्रोमैटिन फाइबर, उसके हिस्टोन और DNA आपस में अलग हो जाते हैं। फिर वो DNA जो होता है वो क्रोमोसोम में टूट के आने लग जाता है, दिखता नहीं है खैर अभी, ठीक है। और साथ में इसी फेज़ में सेंट्रियोल मूव कर जाते हैं अपोजिट पोल्स को, थोड़ा बहुत स्पिंडल फाइबर निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, एक बात ये, ठीक है। बाकी न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर एनवलप और सेल ऑर्गेनेल्स डिसअपियर हो जाते हैं, ये आपका मिलेगा इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद आपका जो है मेटाफेज़ में क्या हो रहा होता है, मेटाफेज़ में सर कोई बड़ी बात नहीं हो रही होती। मेटाफेज़ में ये हो रहा होता है कि आपका जो है सारे क्रोमोसोम प्लेट पे आ जाते हैं, मेटाफेजिक प्लेट पे, और सेंट्रियोल से निकल कर स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम पर अपोजिट साइड को आकर अटैच हो जाते हैं। और कहाँ अटैच करते हैं, काइनेटोकोर से। तो क्या होता है, एक क्रोमोसोम में ये बीच का पोर्शन होता है सेंट्रोमियर, इसके ऊपर ऐसे डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, काइनेटोकोर प्रोटीन होते हैं, इन्हीं से आके स्पिंडल फाइबर अटैच करेंगे। पर ध्यान रखना कि अगर ये स्पिंडल फाइबर आ रहे हैं तो अपोजिट साइड वाले से अटैच करते हैं काइनेटोकोर से, एक सेंट्रोमियर पर दो काइनेटोकोर होते हैं, ठीक है। फिर इसके अंदर आपका जो है इसमें अटैच करते हैं और फाइनली ये इस अरेंजमेंट को आप क्या बोलते हैं, मेटाफेज में होगा। ध्यान रखना यहाँ पे क्या होता है, अगर 46 क्रोमोसोम हैं तो 46 के 46 क्रोमोसोम से दोनों तरफ से स्पिंडल फाइबर आके अटैच करेंगे, ठीक है। ये होता है एम फेज, और सबसे क्लियरली विजिबल जो होते हैं एम फेज में होते हैं क्रोमोसोम्स। फिर उसके बाद आपका इसके अंदर जस्ट मिनट, फिर आता है एक एनाफेज। एनाफेज में देखो क्या हो रहा होता है, मैं आपको बता दूं कि एनाफेज में ऐसा होता है, जो एक क्रोमोसोम है इससे आके अटैच कर गए, कौन अटैच कर गए सर, स्पिंडल फाइबर। तो क्या होता है, ये बीच से खींचते हैं तो इस डिस्क इसकी टूट जाती है सेंट्रोमियर, तो ये वाला पोर्शन उधर चला जाता है, ये वाला पोर्शन इधर, मतलब क्रोमोसोम जो है उसके पार्ट डिवाइड होके मूव करने लग जाते हैं। तो आपको कुछ ऐसा दिखता है स्ट्रक्चर में, सेल में, ठीक है। तो क्या होता है, सेंट्रोमेयर स्प्लिट होता है, हर सेंट्रोमेयर स्प्लिट होता है। और यहाँ पे देखो क्रोमोसोम के आधे पार्ट को बोलते हैं क्रोमैटिड, तो सिर्फ आधा ही पार्ट जा रहा है, इसीलिए लिखा है सेंट्रोमेयर स्प्लिट, क्रोमैटिड सेपरेट, और क्रोमैटिड मूव कर जाते हैं अपोजिट पोल्स को, क्रोमोसोम नहीं क्रोमैटिड।
और जो टीलोफेज होता है उसमें दोबारा से वही सब स्टार्ट हो जाता है। जो जब ये एक तो एंड पे पहुंच गए तो ये क्रोमैटिन जो भी है क्रोमैटिड हैं ये पूरे क्रोमोसोम में कन्वर्ट होते हैं, दोबारा से न्यूक्लियर एनवेलप आ जाएगी, न्यूक्लियोलस आ जाएगा, ये सब कुछ किस में होता है, टीलोफेज में चल रहा होता है। ठीक है, उसके बाद आपका इसके अंदर आता है साइटोकाइनेसिस हो जाता है। साइटोकाइनेसिस में क्या है आपका, जनरली बता दूं मैं, दो तरह की होती है। एक में तो क्या होता है कि बीच में सेल के ऐसे सेल प्लेट बनती है, प्लांट में बनती है, तो इससे दो सेल डिवाइड हो जाते हैं। एनिमल के केस में क्या होता है, सेल फरो बनता है ऐसे। ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। थोड़ा ध्यान रखना कि जो सेल प्लेट बनती है और एक जो है ये जो सेल फरो बनता है एनिमल में, ये प्लांट में बनता है, ये एनिमल में बनता है। तो ये सेल प्लेट जो होती है ये कैसे बननी शुरू होती है, अंदर से बाहर और ये बाहर से अंदर। ठीक है, ध्यान रख लेना बस। मियोसिस में इंपॉर्टेंट है, मियोसिस 1 सबसे ज़्यादा होता क्या है, इसमें स्टेजेस हैं। ठीक है, मियोसिस 2 जो होता है सेम होता है किसकी तरह, माइटोसिस की तरह, तो उसके बारे में इतना हमें जाने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। ठीक है, मियोसिस 1 में थोड़ा मैं स्टेज की बात करूँ तो आपका आता है लेप्टोटीन प्रोफेज 1 में, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैक्टिन, डिप्लोटीन, डाइकिनेसिस। जनरली क्या होता है इसके अंदर आपका लेप्टोटीन बिल्कुल प्रोफेज की तरह सारे आपके यू कैन से क्रोमैटिन जो होता है वो सेपरेट होना शुरू होता है, डीएनए और हिस्टोन अलग हो जाते हैं, ये आपका मिलेगा, न्यूक्लियर एनवेलप वगैरह गायब होना शुरू हो जाती है। जैगोटीन में क्या होता है भाई, सिंपल सिंपल चीज़ है कि यहाँ पे पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम होती है। ठीक है, इस होमोलोगस क्रोमोसोम के पेयर को बोलते हैं बाइवेलेंट स्टेज या फिर बोल देते हैं टेट्राड स्टेज। बाइवेलेंट दो क्रोमोसोम के बेस पे बोलते हैं, टेट्राड चार क्रोमेटिड के बेस पे बोलते हैं। ये आपस में जुड़ते हैं जहाँ से उसको बोलते हैं सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, ग्लू जैसा स्ट्रक्चर होता है, प्रोसेस बुलाते हैं साइनेप्सिस, कहानी खत्म। पैकेटिन में क्या होता है, जो ये क्रोमोसोम पास पास आए हैं इनके बीच एक्सचेंज ऑफ जीन होता है, क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं, ये पैकेटिन में होता है। ठीक है, उसके बाद डिप्लोटीन में क्या होता है, डिप्लोटीन में होता है कि जो ये एक्सचेंज कर रहे थे तो ये कम्प्लीटली एक्सचेंज कर चुके होते हैं, तो यहाँ पे आपको मिलेगा ऐसे जहाँ जहाँ एक्सचेंज कर रहे थे एक्स शेप का स्ट्रक्चर बनता है, तो उसको बोल देते हैं क्याज्मा। और वो क्याज्मा किसका फीचर है, डिप्लोटीन स्टेज का फीचर है। साथ में जब डिप्लोटीन स्टेज में ये क्याज्मा बन जाता है एक्स शेप का, तो उसके बाद ये एक दूसरे से दूर भागना शुरू करते हैं क्योंकि क्रॉसिंग ओवर कंप्लीट हो चुकी होती है। तो इनका जो ये सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स मैंने बताया वो टूट जाता है। तो सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स कहाँ टूटता है, डिप्लोटीन में। और अल्टीमेटली क्या होता है, जो ये डाइकिनेसिस लिखा हुआ है इसमें लिखा हुआ है टर्मिनलाइजेशन ऑफ क्रोमोसोम। तो टर्मिनलाइजेशन ऑफ क्रोमोसोम क्या होता है कि जब ये क्रोमोसोम एक दूसरे से दूर भाग रहे थे तो आपको क्या मिलेगा, ये यहाँ पे एंड्स पे मिलते हैं। जब ये एक दूसरे से दूर जा रहे हैं तो इनके जो ये पॉइंट हैं एंड्स पे यहाँ में मीट करते हैं, इसको टर्मिनलाइजेशन बोल देते हैं। और दोबारा वही न्यूक्लियर एनवेलप वगैरह दोबारा वापस पूरी तरह से डिसअपीयर हो जाती है, वो प्रोफेज के एंड में होगी डाइकिनेसिस में, तो इसीलिए डाइकिनेसिस में दिखाया गया। और यही डाइकिनेसिस में आपको क्या मिलेगा, सेंट्रियोल मूव कर जाते हैं अपने पोल्स की तरफ और वो स्पिंडल फाइबर निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, ये प्रोफेज होती है। फिर आपका इसके अंदर जो मेटाफेज 1 है, मेटाफेज 1 में क्या चल रहा होता है भाई कि जो हमने पढ़ा मेटाफेज में, उसमें क्या पढ़ा कि मेटाफेज में स्पिंडल फाइबर आते हैं और एक क्रोमोसोम से अटैच कर जाते हैं। अब लेकिन उसमें क्या बताया मैंने कि भाई उसमें जो क्रोमोसोम प्रेजेंट हैं जितने भी हैं, स्पिंडल फाइबर सबसे आके अटैच करते हैं दोनों तरफ से। बट इन वाले में मेटाफेज 1 में क्या होता है, ये क्रोमोसोम है, मान लो एक बार को मैं बोल दूँ ये 46 क्रोमोसोम है डिप्लॉयड सेट, तो हर क्रोमोसोम के पेयर के एक, जस्ट अ मिनट, कि अगर ये क्रोमोसोम ऐसे अरेंज हैं डिप्लॉयड सेट हैं तो हर क्रोमोसोम के एक ही पार्ट से एक तरफ से सेंट्रियोल अटैच करेगी, दूसरे पार्ट से दूसरे, मतलब 23 से एक तरफ से 23 से दूसरी तरफ से। और ये आपका जो होता है, इसलिए आपको जनरली क्या मिलेगा कि जब ये एनाफेज आएगा तो एनाफेज में क्या होता है, ये क्रोमोसोम थे तो ये मूव कर जाते हैं अपोजिट पोल्स को, मतलब
23 एक तरफ चले गए, 23 एक तरफ चले गए, तो यहाँ पे सेंट्रोमियर स्प्लिट नहीं हुआ जैसे एनाफेज में हुआ था, और यहाँ पे क्रोमेटिड नहीं, टूट के अलग नहीं हुए, क्रोमोसोम मूव टुवर्ड पोल्स होता है, ठीक है। बाकी टीलोफेज में फिर वही सारे इकट्ठा हो गए, नए सेल बन गए, वो फिर सब वही चलता है। बाकी मियोसिस सेकंड सेम होता है माइटोसिस की तरह। सिग्निफिकेंस आपसे कभी पूछ लेगा तो सिग्निफिकेंस में माइटोसिस की वजह से क्या होता है, आपका सेल डिवाइड होता है, ग्रोथ होती है, आपका यू कैन से एम्ब्रियोजेनेसिस वगैरह होती है, हीलिंग ऑफ आपके बाउंड्स वगैरह होता है। मियोसिस में गेमेट फॉर्मेशन, वेरिएशन, इवोल्यूशन, ये सब होता है, ठीक है। देखो ये इतना पोर्शन मैंने बताया, ठीक है। इसमें जो है भाई आपका ये मैंने 10 चैप्टर जो हमने पहले पढ़े हैं उन्हीं को रिवाइज करवाया आपको। बाकी प्लांट फिजियोलॉजी और ह्यूमन फिजियोलॉजी अभी हमने पढ़ी है, तो उसको एक बार आप देखेंगे। वैसे होपफुली ह्यूमन फिजियोलॉजी तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन प्लांट फिजियोलॉजी की एक छोटी सी वीडियो में और डाल दूंगा, ठीक है। आप प्लीज़ इसको थोड़ा सा रिवाइज करके जाएंगे तो आपका काम बन जाएगा, ओके। तो अभी तो इतना ही, रात में देखता हूँ मैं, ठीक है। अब इतना ही करने में बहुत टाइम लग गया, ठीक है, चीज़ें मैनेज करने में, तो रात में देखते हैं। हो सकता है प्लांट और ह्यूमन फिजियोलॉजी दोनों डाल दूं, वैसे प्लांट वाली डालूंगा, बाकी ह्यूमन वाली होपफुली ना डालूं, क्योंकि वो अभी हमने रिसेंट पढ़ी हुई है, तो शायद उसको ना डालूं मैं, ठीक है। प्लांट के लेकिन कुछ मेन पोर्शन ले लेंगे, क्योंकि 3 ही चैप्टर इतने बड़े हैं नहीं, ओके। चलिए, तो इतना कर लेना, एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है। बहुत बेहतरीन तो नहीं बनी होगी आपको इन्फॉर्मेशन मिलने के लिए, लेकिन फिर भी कोशिश मेरी ये है कि एक फटाफट रिवीजन के लिए आपको थोड़ा सा मिल जाए कुछ कंटेंट, ओके। चलिए, ठीक है, थैंक यू।